ओके, सो हम लोगों ने ट्यूटोरियल को ही एक्सटेंड करना है। ट्यूटोरियल में हमने कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया था। आज हम उनको थोड़ा सा ज़रा मजीद आके लेके चलेंगे उन्हीं चीज़ों को। लेकिन ये हैं वही चीज़ें। और कुछ आज हम वेक्टर्स को भी डिफाइन करेंगे। अभी तक हम सिर्फ वेक्टर की डेफिनेशन यही करते आ रहे हैं कि क्वांटिटी विच इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आज हम प्रॉपर्ली जरा वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। वैसे पिछली बार हमने एक स्पेस टाइम वेक्टर को डिफाइन तो कर लिया था, लेकिन आज हम दोबारा से इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है। ओके, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे रोक लीजिएगा उसी वक्त। सो डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर वेक्टर के लिए एक वर्ड यूज करता हूँ कि किसी यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो आपके पास वेक्टर है। अब आपको पता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होती है, जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं, फ्लैट ज्योमेट्री जिसमें एक्स वाई और जी होते हैं। या आप उसको इवन के अगर आप रिलेटिविस्टिकली भी ले लें तो ठीक है। यूक्लिडियन से मुराद होता है फ्लैट ज्योमेट्री, उसमें ऑल द टाइम का कोई, उसमें टाइम के बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जब तक आपकी स्पेस फ्लैट है आप उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री कंसीडर कर सकते हैं। और फ्लैट स्पेस या फ्लैट स्पेस टाइम से मुराद वो होती है जिसमें ग्रेविटी आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही होती है, उसके अंदर कोई कर्वेचर प्रोड्यूस नहीं करती। सो हम ऐसी किसी ज्योमेट्री में मौजूद हैं और हम यहाँ पर वेक्टर को डिफाइन करेंगे कि वेक्टर असल में एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ये क्या, अब मैं यहाँ पर इसको कोई कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह रहा, मैं इसको एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा कि ये एक ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स सपोज के यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर है ए। चले मैं यूक्लिडियन स्पेस में इसको ले लेता हूँ। ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी के हैट। यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स, बल्कि ये इसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स आई हैट ए वाई जे हैट ए जी के हैट। ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये इसका एक्स वेक्टर है, ये इसका वाई कॉम वेक्टर है, ये इसका जी वेक्टर है। ये ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ट्रांसफॉर्म in the same way as coordinates transform under coordinate ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ऐसे है कि आपके पास अगर कोई सिस्टम है एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, और आपने उसको लेके जाना हो आर और थीटा में, आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखते हैं कि जैसे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो अगर आपके पास कोई सिस्टम आर और थीटा में गिवन हो और आप उसने उसको एक्स और वाई में लेके जाना, तो आप इन इक्वेशंस को यूज करते हैं। अगर आपके पास ये मैंने ये दो तरफा ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसी तरीके से आपको ये भी पता है कि जो अगर आपके पास एक्स और वाई गिवन हो तो आप आर इसी के से कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप थीटा आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, ये आपको बता रही हैं कि कोऑर्डिनेट्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो वेक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके कंपोनेंट्स भी उसी तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं जिस तरह किसी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट, अब ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे बार बार।
हम इस बारे में मजीद भी बातें करेंगे। ये फिलहाल मैंने बहुत सादा मिसाल आपको दी है 2 डायमेंशन जी। सॉरी, यस आर आएगा, सॉरी। सो ये आपने इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस के तौर पर भी पढ़ा होगा। सो असल में वैसे ये जो होती हैं सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी होती हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। सो यानी कि अगर यहाँ पर आप ये वैसे ऐसे आर और थीटा बनाते नहीं, लेकिन चले मैं बना देता हूँ ये। सो यहाँ पर अगर आपके पास एक्स और वाई हो तो इसी तरीके से आर और थीटा भी होंगे। और वो डेफिनेटली वो अगर सर्कल है तो वो इस तरीके से बनते हैं। सो ये थीटा है और ये आपके पास आर है। अगर आप एक्स और वाई को आर और थीटा में ऐसे लेके जा सकते हैं इन इक्वेशंस के जरिए। सो किसी वेक्टर के कोई वेक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके कंपोनेंट्स इसी तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं जिस तरह किसी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। अभी हमें यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रही कि फिर ऐसा ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हैं, और हम जब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हैं तो हम एक्स और वाई से एक्स प्राइम वाई प्राइम में नहीं जा रहे हैं, हम एक्स वाई से आर और थीटा में जा रहे हैं साथ में। तो अभी हम इस बारे में डिसाइड करेंगे कि ये चीजें होती कैसे हैं। लेकिन फिलहाल हमने एक डेफिनेशन दे दी है कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को होल्ड किसी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को कॉरेस्पॉन्ड करता है कि ये इसके इसके कंपोनेंट्स किसी खास रूल के तहत ट्रांसफॉर्म होते हैं। अगर ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं कहलाई जा सकती। आप इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को मैं ना इस हम एक मिसाल ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अच्छा, यहाँ ना अब आपने एक और नोटेशन भी अब जेन में रखनी है, वो ये कि मैं हमेशा ये जब एरो का साइन लगाऊंगा ना ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये 4 वेक्टर है। अगर मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ तो फिर ये 3 वेक्टर है, अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा रहा हूँ तो ये 4 वेक्टर है। और आमतौर पर अगर मैंने एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड लेनी होगी तो मैं इस तरीके से डबल बार लगाऊंगा, वो मैं सबको साथ आपको बता दिया करूंगा। आई थिंक ये शूट्स की नोटेशन इस तरीके से है। या मैं हो सकता है कि 3 वेक्टर के लिए नीचे एरो लगा दूं या नीचे लाइन लगा दूं। ऊपर लाइन में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि वो हमने फ्रेम्स के लिए डेजिग्नेट की हुई है। सो बहरहाल जब भी इसके ऊपर एरो लगा हुआ है तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 4 वेक्टर की बात हो रही है, 3 की बात नहीं हो रही। सो किसी फ्रेम ओ में हम इसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा टी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा सी के साथ। और हम इस क्वांटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अल्फा, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू होती है 0 1 2 3। ये पता है ना आपको। जी सर बताया था। और इसी तरीके से अगर आपने किसी फ्रेम ओ बार में जाना है तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसके कंपोनेंट्स को तब्दील करना पड़ेगा। ये हम फ्रेम ओ बार में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा एक्स अल्फा बार के साथ। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आवाज भी कट कट के आ रही है आपकी। किसी को भी शो नहीं हो रही स्क्रीन। हो रही है सर। हो रही है सर। अच्छा, जिसको शो नहीं हो रही थी आप दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें। आई थिंक कोई इशू आ रहा है आपके एंड पे। अच्छा, इसका कोई शो नहीं हो रही थी। अली आपका आवाज क्लियर आ रही है अब मेरी? कोई कह रहा था कि आवाज का इशू है। क्लियर आ रही है। मैं थोड़ा सना ऊंचा बोलता जी हूँ। सर वो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर से पिछली लाइन नहीं समझ आई थी तब कर रही थी, उसके बाद ठीक आ अच्छा, रही। यहाँ पर आपने किसी फ्रेम ओ बार में इसको कह दिया डेल्टा एक्स अल्फा बार, और ये इसको आप कह रही है भी सारी बातें 0 1 2 3 है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इस अल्फा को, मैंने एक्स को नहीं कुछ छेड़ा, मैंने सिर्फ उसके कंपोनेंट्स को तब्दील किया है। ये सर ये कंपोनेंट्स, स्टेप लिख। ये एक आपको पता है कि कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं टी एक्स वाई जी की फॉर्म में। हम इसके लिए हमने एक शॉर्ट एंड नोटेशन मुतारिफ करवाई थी ट्यूटोरियल में जिसको हम इंडेक्स नोटेशन का नाम दे रहे हैं। हम यहाँ पर डेल्टा एक्स अल्फा लिख देते हैं, और हमें पता है कि अल्फा शुट्स की नोटेशन के मुताबिक अल्फा 0 1 2 3 तक रन करता है। ये आपने एक वेक्टर को इंडेक्स नोटेशन में डिफाइन कर लिया। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगर आप किसी फ्रेम ओ बार में जा रहे हैं
तो आपने क्या किया, फ्रेम ओ बार में आपने सिर्फ अल्फा के ऊपर बार लगा दिया, आपने एक्स को तो तब्दील नहीं किया, आपने क्या किया, एक्स के कंपोनेंट्स को तब्दील किया। अब देखें मैं यहाँ पर इसको ग्रीन लाइन लगा रहा हूँ, ये वाला जो कंपोनेंट है डेल्टा एक्स, ये दोनों में सेम है, सिर्फ ये चीज तब्दील हो रही है, ये जिसको गिर्द मैंने ब्लू सर्कल लगाया है, ये वहां पर अल्फा और यहाँ पर क्या चीज है, अल्फा बार। ठीक है, सर यहाँ पे देखने में तो अल्फा बार में कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। हाँ नहीं नजर आ रहा, लेकिन अभी इसका मतलब है कि हम अल्फा को अल्फा बार से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने लॉरेंस अपने स्पेशल रिलेटिविटी में पढ़ा है ना कि ये बेसिकली क्या है, ये अल्फा डेल्टा टी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी है, और डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर ये सेम जी तो नहीं सर। रहते, चेंज होते हैं ना। तो ये स्पेस इंटरवल चेंज नहीं होते होगा। स्पेस टाइम इंटरवल तब्दील नहीं होता, लेकिन डेल्टा टी और डेल्टा एक्स तो तब्दील होते हैं ना। जी सर। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के थ्रू हम चेक करते हैं कि कितनी तब्दीली आ रही है उनमें। जी सर हमने ये होमवर्क 3 में भी किया था। हाँ, तो अब असल में हम ये, अब जारी बात हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अल्फा को अल्फा बार के बराबर तो नहीं लिख सकते, ये तो डिफरेंट चीजें हैं फिजिक्स में। जी सर। इनके नंबर्स बेशक सारी बात है, सारी की सारी स्पेस और टाइम पे रन करेंगे, आप इसको अल्फा अल्फा बार कहें, अल्फा डबल बार कहें, अल्फा प्राइम कहें, जो मर्जी कहें, कंपोनेंट्स तो टी एक्स वाई जी ही रहने हैं। लेकिन हमें पता है कि ये बराबर नहीं है, क्योंकि टाइम भी रिलेटिव है, पोजीशन भी रिलेटिव है, और एक फ्रेम अगर यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स अल्फा आ रहे हैं, तो इस फ्रेम में अल्फा बार ये दोनों सेम तो नहीं होंगे। अल्फा और अल्फा बार बराबर होने का मतलब है कि जी टी सर। इज इक्वल टू टी बार, एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, ऐसे तो नहीं होता। जी सर। तो अब हमें ये देखना है कि हम अल्फा से अल्फा बार में जा कैसे सकते हैं, या अल्फा बार से अल्फा में कैसे आ सकते हैं। और इसका मतलब है कि जब हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं तो वेक्टर की ये जो वेक्टर के सिर्फ कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हमने यही डेफिनेशन दी थी ना अभी। जी सर। वेक्टर तो तब्दील नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पर देखे, मैंने ये मैं इसको ना रेड से कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी मैंने डेल्टा एक्स लिखा है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स लिखा है, मैंने इसके ऊपर तो कोई लाइन नहीं लगाई, मैंने इसको ऐसे तो लिखा ही नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा वेक्टर तब्दील जी नहीं हो सर रहा। इसका बात नहीं किया सिर्फ अल्फा का बात किया। हाँ, इसका मतलब है कि मेरा वेक्टर तब्दील नहीं हो रहा, सिर्फ वेक्टर के कंपोनेंट्स तब्दील हो रहे सिर्फ हैं। कंपोनेंट। ठीक है। जी सर। अच्छा, इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, जिसमें आपके कंपोनेंट्स तब्दील होते हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स आपका आपके आपका जो वेक्टर ऑब्जेक्ट होता है वो सेम रहता है, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को यूजुअली पैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। अब ये दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आई डोंट नो कि आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। एक एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है और एक पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आई होप कि आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ी हूँ। बहरहाल, हाँ, इनका नाम पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, सिस्टम नहीं होता। मतलब कि कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म होने से सिस्टम के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। जी सर। सो इस सो ये हमारी वेक्टर की डेफिनेशन है। और जब हमें हमें ये भी पता है कि जब हम ये काम करें, अल्फा बार से अल्फा में जा रहे हैं, तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। मिसाल के तौर पर हमें पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन या जो न्यू कंपोनेंट्स है, ये हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। सो डेल्टा एक्स जीरो बार को अगर सर हम अभी आप फोर वेक्टर की बात कर रहे हैं। हम सारी बातें फोर वेक्टर्स की ही करेंगे, क्योंकि अल्फा एक ग्रीक इंडेक्स है, और ग्रीक इंडेक्स 0 1 2 3 पर रन होती है। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं असल में ये टाइम और पोजीशन के कंपोनेंट्स, और ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। डेल्टा एक्स नॉट माइनस वी डेल्टा एक्स वन ओवर वन माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पर मैंने सी को वन लिया हुआ है। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, जिसको हमने पिछली दफा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था। और ये दोनों तब्दील हम नहीं करवा रहे यहाँ पर। तो ये इक्वेशंस के जरिए हमें पता लग रहा है ना कि कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जी सर। और आपको अब और वेक्टर क्यों नहीं तब्दील हो रहा, क्योंकि लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यस सर। अच्छा, अब हम ना एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि अ,
इस चीज को हम जरा साइड पे कर देते हैं, बल्कि मैं ना यहाँ पर एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जब हम जा रहे हैं सर ये जो 2 और 3 के लिए क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि हमने फिलहाल अज्यूम ये किया हुआ है जब हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे कि आपका जो फ्रेम है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो ये जो फ्रेम है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है। सो जो कॉन्ट्रैक्शन आ रही है वो भी सिर्फ अगर सर y एक्सिस और z एक्सिस में मूव कर रहा हो तो फिर तो नहीं होगा इसके इक्वल। हाँ, फिर इसके बराबर नहीं आएगा, ये सिर्फ एक्स के लिए है। सर फिर तो अगर अब ये एक्स एक्सिस में करा है तो एक को लेना चाहिए ना, आपने 2 में 0 और 1 दोनों के लिए किया है। क्योंकि टाइम में भी तो तब्दीली आती है ना, टाइम ही तो रिलेटिव है, रिलेटिविटी में टाइम भी तो रिलेटिव है ना। सर फिर ये एक टाइम के लिए है और फिर एक एक्स के लिए है। हाँ, तो एक ये टाइम, बेसिकली ये टाइम का कंपोनेंट है, ये डेल्टा एक्स है आपके पास, ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा जी है। ठीक है सर। ठीक है, सर अगर देखा जाए डेल एक्स 2 बार इज इक्वल टू डेल एक्स के बार, ये वाला, ये नहीं, ये स्क्वायर ये जो नहीं है, ऊपर हमने ये स्क्वायर नहीं है। सर ये 2 है। हाँ, सर इनको इक्वल कैसे लिख सकते हो? ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि कंपोनेंट सिर्फ चेंज होते हैं इसके अच्छा, अंदर। उसकी वजह ये है ये कि तो सर कुछ आपने प्रूफ हो गया सर इसमें। ये कर अभी हम, अच्छा वो जो आपका क्वेश्चन है मैं अभी इसको जनरलाइज करूंगा, लेकिन ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये सोच के ज्यूम की थी कि जो एस बार है वो सिर्फ एक ही, सिर्फ पॉजिटिव एक्स की तरफ किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, मतलब उसमें वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन, उसकी मोशन वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल नहीं है। मतलब कि उसके कंपोनेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, वाई और जी वाले, एक क्योंकि ही वो उस डायरेक्शन में कंपोनेंट। मूव ही नहीं कर रहा। अगर वो मूव सर ये करेगा जो तो सर हाँ जी, सर ये जो 0 1 और 2 3 पे बार है, इससे पता लगेगा कि ये वेक्टर है। नहीं, सर ये बार क्यों लगाई है? ये बार का मतलब ये है कि ये इस फ्रेम के कंपोनेंट्स हैं, इस एस बार के कंपोनेंट्स हैं। तो अभी हमें ये नहीं पता कि वेक्टर है या नहीं। नहीं, ये वेक्टर है, क्योंकि ये देखे ना, हमें पता है कि हम ओ बार से, हम एस बार से एस में इनके जरिए जा रहे हैं, हम जीरो बार से जीरो में इसको इक्वेशन के जरिए जा रहे हैं, हम वन बार से वन में इस इक्वेशन के जरिए जा रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। देखें, अच्छा ठीक है, सर ये देखें, एक अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पर ये इक्वेशन दोबारा से लिखता हूँ। टी प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस, सॉरी, टी माइनस वी एक्स, एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी। आपको ये इक्वेशंस का पता है ना कि ये क्या होती हैं। ये सर ये तकनीक में हाँ, पढ़ा है। अभी हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम ये कर रहे हैं कि आपका आपको अब आपने यहाँ पर अब इस इक्वेशन में आपको ये पता लगा है, क्या चेक कर रहे हैं ये क्यों नहीं है? इस इक्वेशन में आपको ये पता लगा कि हम टी बार से, सो हम, सॉरी, टी से टी बार में कैसे जा रहे हैं, हम एक्स से एक्स बार में कैसे जा रहे हैं, हम वाई से वाई बार में कैसे जा रहे हैं, हम जी से जी बार में कैसे जा रहे हैं, यही पता लग रहा है यहाँ से आपको। ये सर और ये भी कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स है सारे डेल एक्स अल्फा वाले, ये कंपोनेंट्स है सारे डेल एक्स अल्फा प्राइम वाले। ठीक है, और आपको पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इन इक्वेशंस के जरिए हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये किसी, ये किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ये किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे कर रहे हैं। ये सर इस बात को यूं ज्ञान कर सकते हैं ना कि अगर पार्टिशन एक एक्सिस में मूव कर रही है इसलिए टोटल 4 एक्सिस है उसके, सिर्फ वो टाइम का एक्सिस और एक्स एक्सिस में चेंजिंग आएगी, बाकी में नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन वो उनका क्वेश्चन कुछ और था, मेरे ख्याल में उनका क्वेश्चन कुछ और था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप आपका आप अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको नहीं समझ आ रही है हो क्या रहा है, कुछ समझ आ रही है कि क्या किया हमने। ठीक सर समझ आ गया। ओके, सो अब आपको याद होगा मैंने उस दिन एक मैट्रिक्स लिखा था, मैं दोबारा से उसको लिख देता हूँ। वो मैट्रिक्स ये था कि x0 बार, x1 बार, x2 बार,
x3 बार गामा माइनस गामा बीटा। अब देखें ऐसा बीटा बराबर होता है v ओवर सी की। अगर मैं c को 1 ले लूं तो ये बीटा सिर्फ v के बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर गामा v लिख देता हूँ। मैं चूंकि c को 1 ले रहा हूँ इसलिए मैंने ये काम किया, वरना कोई फर्क को मसला नहीं अगर मैं बीटा भी लिख लूँ। अगर वी और सी लिखते हैं सर वो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अब हमने असल में सारा काम सी को 1 लेके करना है। मैं इसलिए नहीं चाह रहा कि देन फिर आपको होमवर्क करते वक्त या चीजें आगे समझते वक्त कंफ्यूजन हो। या फिर बीटा यूज कर ले सर, वो ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। आप अच्छा, अगर आप ये ज़हन में रखें कि बीटा और वी दोनों बराबर हैं, फिर ये ज्यादा सही नहीं रह जाएगा। मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पर बीटा लिख देता हूँ। लेकिन मैंने सारी कैलकुलेशन करनी सी इज इक्वल टू 1 की नोटेशन में ही है। ठीक है सर। सॉरी, अब मैं यहाँ पर फिर एक लिख देता हूँ कि बीटा इज इक्वल टू, सॉरी, सी इज इक्वल टू 1। हम इसमें काम कर रहे हैं। चले, मैंने यहाँ पर बीटा कर दिया और यहाँ पर x0 x1 x2 x3। सर ये वन जो आपने लिखा एंड पे नहीं आएगा सर? यस, एंड पे आएगा, सॉरी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ आप देखें, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ना कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये आपके पास t है x0, ये आपके पास x है x1, ये आपके पास x2 है y के बराबर, और यहाँ पर z है x3 के बराबर। सो यहाँ पर भी आपके पास x0 है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 का कॉलम है। आप चेक करें, अब यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट आपके पास बन रहा होगा इस मैट्रिक्स में, पहला कंपोनेंट कौन सा आ रहा होगा? 0 0 का। दूसरा कंपोनेंट आ रहा होगा 0 और 1 का, 0 2 0 3, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 3 0 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3। यही चीज बनेगी ना? जी सर। अब ये वाले कंपोनेंट जो है असल में ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये वाले कंपोनेंट्स आपके पास ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना? मतलब ये ट्रांसफॉर्म इस तरीके से हो रहे हैं कि आपके पास मैं अब इनके ऊपर रेड लाइन लगाऊंगा कि आप 0 बार से 0 में कैसे गए, आप 0 बार से 1 में कैसे गए हैं, 0 बार से 2 में कैसे गए, 0 बार से 3 में कैसे गए हैं। आपने 1 बार का 0 में क्या आया, 1 बार का 1 में कैसे आया, 1 बार का 2 में, 1 बार का 3 में। तो मैं इनके ऊपर बार लगाता जा रहा हूँ कि ये नए कंपोनेंट्स हैं। और जो अगला नंबर है वो आपको ये बता रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो किसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ रही है बात? ये तो जनरल फॉर्म लिख रहे हैं या हाँ, फिर जनरल फॉर्म हर लिखना टाइम? चाह रहे हैं। अब हम जनरल फॉर्म लिखना चाह रहे हैं क्योंकि आप जब देखें आपका चूंकि इस कंपोनेंट मूव भी एक्स की तरफ कर रहा था, तो लिहाजा नए फ्रेम के टाइम ने पुराने फ्रेम के वाई में कोई तब्दीली नहीं ली, लगाई, 0 आ गया यहाँ पर। तो लेकिन अगर लेट्स सपोज सर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं बस? 2 कोऑर्डिनेट्स नहीं, आप 4 भी यूज कर सकते हैं। फिर अभी आप दो की बात कर रहे हैं? हाँ, अभी हम 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये मैट्रिक्स लिखा इसलिए क्योंकि मैं चारों को बीच में इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। अच्छा, चूंकि अब आपको याद होगा मैंने इस मैट्रिक्स को उस दिन कहा था लैम्डा के बराबर। सो अब तो लिहाजा इसका ये जो पहला कंपोनेंट है 0 बार 0, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लैम्डा 0 बार 0, लैम्डा 0 बार 1, लैम्डा 0 बार 2, लैम्डा 0 बार 3, लैम्डा 1 बार 0, लैम्डा 1 बार 1। ये टेंसर बनता जा रहा है। 1 बार यस सर। 2, लैम्डा 1 बार 3, लैम्डा 2 बार 0, लैम्डा 2 बार 1, लैम्डा 2 बार 2, लैम्डा 2 बार 3, लैम्डा 3 बार 0, लैम्डा 3 बार 1, लैम्डा 3 बार 2, लैम्डा 3 बार 3। ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। हमने कंपोनेंट, आप पहले इनको नाम देते हैं A11 A12 A13 का, मैं उनको टेंसर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। जी सर। अच्छा, अब आप, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करने लगा हूँ आपको दिखा रहे हैं।
बल्कि मैं एक काम करता हूँ, एक रहने दे, मैं एक और काम करता हूँ, स्क्रीन छोटी कर दूंगा तो शायद आप लोगों को देखने में इश्यू आएगा। अब आप यहाँ पर ये चेक करें, अब आप बड़ी इजीली कंपैरेटिव चीज लिख सकते हैं, वो ये कि हमारी इस ट्रांसफॉर्मेशन में लैम्डा 0/0 किसके बराबर है, गामा के, और गामा किसके बराबर होता है 1 माइनस वी स्क्वायर के। लैम्डा 0/1 किसके बराबर है, -v/1 माइनस वी स्क्वायर के, यानी कि माइनस, सी को 1 इक्वल पुट किया हुआ हाँ सी को गामा 1 किया हुआ है, या इसको मैं गामा वी कह देता हूँ, एक ही बात है। और आपके पास लैम्डा 0/2 0 आ रहा है, लैम्डा 0/3 0 आ रहा है। इसी तरीके से बाकी कंपोनेंट्स लिख सकते हैं सारे, क्योंकि इसी तरह की 4 इक्वेशन आपके पास बनेंगी डेल्टा x1 के लिए 1 बार के लिए, डेल्टा x2 बार के लिए, डेल्टा x3 बार के लिए, ऐसी बनेंगी 4 इक्वेशंस। जी सर 4 डायमेंशन। अच्छा, अब आप ये देखें कि हम कर क्या रहे थे। इसका मतलब है कि मैं अगर डेल्टा x बार 0 बार से जाना चाह रहा हूँ डेल्टा x 0 में, सॉरी 0 से जाना चाह रहा हूँ 0 बार में, तो मुझे अब करना यहाँ पर ये पड़ रहा है कि यहाँ पर मैं 0 बार लगाऊं, बल्कि मैं यहाँ पर 0 क्यों लगा रहा हूँ, मतलब मैं ये चीज लिख दूं, ठीक है, ये लिखूंगा। दोबारा रिवाइज करते हैं सर। मैं अगर ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं अगर ये देखना चाह रहा हूँ कि नए फ्रेम में 0 0 कंपोनेंट क्या है, नए फ्रेम में 0 1 कंपोनेंट क्या है, नए फ्रेम में 0 2 कंपोनेंट क्या है, तो क्या मैं यही काम करूंगा? ओ बार में देख रहे हैं सर। हाँ, अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं इसका ओ बार में इसका दूसरा कंपोनेंट देखना चाहता हूँ टाइम के लिहाज से, तो मैं यहाँ पर 1 लगा दूंगा। यस सर। अगर मैं दूसरा कंपोनेंट देखना चाह रहा हूँ ओ बार में, तो मैं 0/2 डेल्टा x2 कर दूंगा। इसी तरीके से तीसरा कंपोनेंट देखने के लिए 0 बार लैम्डा 0/3 डेल्टा x3 कर दूंगा। अगर मैं पूरा वेक्टर बनाना चाहूँ यहाँ पर डेल्टा x 0 बार का, तो क्या वो ये नहीं बनेगा लैम्डा 0/0 डेल्टा x 0 प्लस लैम्डा 0/1 डेल्टा x 1 प्लस लैम्डा 0/2 डेल्टा x 2 प्लस लैम्डा 0/3 डेल्टा x 3। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सर सकता ये हूँ? ओ बार में ओ को देख रहे हैं ओ बार में अब ओ के सारे कंपोनेंट्स देख रहे हैं, यानी कि ओ बार के टाइम के लिहाज से, मतलब ये देख रहे हैं कि ओ बार के टाइम के बाकी कंपोनेंट्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। आप पोजीशन को नहीं देखते अभी। अभी हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे, अभी मैं सिर्फ एक बना के आपको दिखा रहा हूँ, और फिर हम उसकी बेस पर बाकी सारे लिख लेंगे उसी तरह से। जी सर। तो क्या मैं ये कोई ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये वाली? जी सर। अब इनमें ये देखें कि यहाँ पर भी ओ बार आ रहा है, यहाँ पर भी 0 बार है, 0/0 है, लेकिन ये नंबर तब्दील होते जा रहे हैं, 0 0 1 1 2 2 3 3। तो ये जो इंडेक्स है, क्या इसके ऊपर समेशन नहीं हो रहा? जी सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? डेल्टा एक्स। चले मैं ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको? तो ये क्या बन गया, ये टाइम कंपोनेंट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन गया। मैं ऐसा करता हूँ, चले मैं ना इसको मैं बीटा का नाम दे देता हूँ, मैं सिर्फ कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि मैंने अल्फा किसी और आगे, ताकि आपको नोटेशन वही रहे जो मैं नोट्स में यूज कर रहा हूँ। इसी तरीके से सर क्या, यहाँ पे बीटा बीटा को डिफाइन करना पड़ेगा फिर। नहीं हमें पता है बीटा एक ग्रीक इंडेक्स है ना, तो हमें पता है कि ये 0 1 2 3 हमने हमने शुरू में एक दफा कह दिया बस। सो अब अंडरस्टूड है कि जहां पर भी ग्रीक इंडेक्स आएगी वो 0 to 3 तक रन हो रही है। ओके सर। सो इसी तरीके से मैं क्या 1 बार को लिख सकता हूँ लैम्डा
1 बार बीटा डेल्टा एक्स बीटा, या 2 बार को लैम्डा 2 बार बीटा डेल्टा एक्स बीटा। सर ये ऊपर वाला x के लिहाज से हो गया, 2 वाला y के लिहाज से। हाँ एक ऐसे ही है, और इसको भी ये लिख सकता हूँ, o बार o में x के लिहाज। हाँ जी, जी। ऐसे ही है। यानी कि ओ बार का एक्स कंपोनेंट बाकी कंपोनेंट्स के ऊपर क्या फर्क डाल रहा है, क्योंकि आप देखें ना फर्क क्यों डाल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर देखें कि ये जो इक्वेशन है इसमें टी प्राइम जो है वो आपने एक्स टी और एक्स की फॉर्म में निकाला है। इसका मतलब है कि टी प्राइम सिर्फ टी पे इफेक्ट नहीं हो रहा बल्कि एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यही इसी तरीके से तो हमने लॉरेंस इक्वेशन डिराइव की थी जब मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं उनकी। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही तो होती है कि पुराने कंपोनेंट्स पे नया कंपोनेंट कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इन चार इक्वेशंस को देखें जरा, इस इक्वेशन को और इन तीनों को। क्या इन अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा एक्स अल्फा बार इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा बार बीटा डेल्टा एक्स बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। क्या मैं ये चीज लिख सकता हूँ ऐसे, ये समझ आ रही है ना? इधर अल्फा और बीटा 0 to 3 तक है ना? हाँ अल्फा भी 0 से 3 तक है और बीटा भी 0 से 3 तक है। ठीक। अच्छा लेकिन इनमें समेशन इंडेक्स कौन सी है या डमी इंडेक्स कौन सी है, अल्फा या बीटा? इसमें हाँ डमी बीटा डमी बीटा, और फ्री इंडेक्स कौन सी है? अल्फा। अल्फा आपके पास फ्री इंडेक्स है। सो ये बेसिकली वही इक्वेशन है जो मैंने ट्यूटोरियल में लिखी थी, लेकिन अब फर्क सिर्फ ये है कि मैं अब यहाँ पर ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक वेक्टर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसके कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सो बीटा से अल्फा बार में कैसे जा रहे हैं, यानी कि फ्रेम ओ से फ्रेम ओ बार में कैसे जा रहे हैं। जी सर यहाँ पे बीटा बीटा से कैंसिल हो सकते हैं ना, हम इसको कैंसिल करना नहीं कहते, हम इसको ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अपर। हाँ ये अपर इंडेक्सेस लोअर इंडेक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन वो ये काम ये नहीं करवा सकता, वो ये काम ये लेमडा नहीं करवा सकता। वो काम लाया तो वो काम अगर डेल्टा एक्स पे आपने करना है ना वो कॉन्ट्रैक्शन, तो वो डेल्टा एक्स पे कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब ये है कि आप इसकी अपर इंडेक्स को लो करना चाह रहे हैं। जी सर। उसके लिए आपको मैट्रिक टेंसर यूज करना पड़ता है। आप इसके अब इसको आप देखें, हाँ ये वैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये कंफ्यूजन होती भी है। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये चीज इसके बराबर नहीं है। आप कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि ये सिर्फ ये चीज बन जाए, मतलब कि यहाँ बीटा और बीटा से कैंसिल होके ये चीज बन जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इंडिसेस राइज करना हो उसको। नहीं आप ये कह रहे हैं ना कि मैंने अगर इस बीटा को इस बीटा से कैंसिल कर दिया है, अब जी ये, सर। हाँ तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मुझे लिखवाएं जरा ताकि मुझे पता लग जाए अब क्या कहना, कि आपके जहन में क्या चल रहा है। बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा हाँ सर। अब क्या बनेगा इसके यहाँ पर? अलावा अपर रिलेशन बच जाएगा हमारे पास। तो अपर इंडेक्स ये सिर्फ ये बनेगी या कुछ और भी आएगा साथ में? वो सर कुछ नहीं आएगा इसके साथ। हाँ अब आपने अच्छा तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि अब आपके पास ये चीज बननी चाहिए, ठीक है, यही कह रहे हैं हाँ आप। जी सर। अब जी देखें, सर। अब इसमें अब ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है। आप ये पहली बात है कि ये इंडेक्सेस इस तरीके से कैंसिल नहीं होती, ये इंडेक्सेस फ्रैक्शंस नहीं है कि हम इनको कैंसिल कर देंगे, तो हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। सो ये अब राइट सर। ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट सिर्फ ये बता रहा है, ये मैट्रिक्स आपको सिर्फ ये बिल्कुल ऐसे है कि ये देखें, ये 4x4 का एक मैट्रिक्स है। अब मुझे बताएं, अब इसको ना देखिएगा कि क्यों नहीं कैंसिल हो रहे। सो मैं यहाँ पर सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स लिख देता हूँ। सो 0 बार 0 इसी तरह से, और इसी तरीके से यहाँ पर 3 बार 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बेसिकली डेल्टा एक्स 0 डेल्टा एक्स 3 है, और ये चीज आपके पास ये है।
क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई चीज किसी के साथ कैंसिल हो रही है? जी सर, कैंसिल नहीं हो सकते, वो बीटा हाँ अटैच था ना उसके साथ, हाँ, इसलिए नहीं कैंसिल कैंसिल हो नहीं हो सकती क्योंकि वो एक मैट्रिक्स है। अच्छा, लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ना कि क्या मैं इसको नीचे ला सकते हैं या नहीं, कॉन्ट्रैक्शन करके नीचे लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सो लेट्स सपोज कि मैं इसको सिर्फ एक्स बीटा कह रहा हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पर राइज कोई, रो करने की। हाँ सॉरी, ये चीज थी, उसके लिए मुझे यहाँ पर ये अप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा बीटा मैट्रिक टेंसर, फिर ये चीज इसके बराबर आ जाएगी। ये सर ये बात पूछ रहा था। अब वो जो अब जब अपने इंडेक्स को ऊपर से नीचे लाना है ना, तो वो लेमडा नहीं कर सकता, लेमडा है याद रखें, लेमडा है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये टेंसर तो है लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। इंडेक्स को लोअर या रेज करने के लिए आपको हमेशा एक मैट्रिक टेंसर चाहिए होता है, उसके अलावा आप किसी भी तरीके से इंडेक्सेस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। मैट्रिक्सेस के केस में भी हम देखेंगे कि मैट्रिक्सेस में कैसे करवाया जा सकता है, वो भी हम देखेंगे, और उसमें सिर्फ वो भी एक कंडीशन होती है जब मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, ताकि वो बिल्कुल ऐसी है कि अगर आपके पास ए इनवर्स ए आ रहा हो तो आपको आइडेंटिटी मिलती है। लेकिन आप किसी वेक्टर के इंडेक्स या किसी टेंसर के इंडेक्स को मैट्रिक टेंसर के बगैर ऊपर या नीचे नहीं कर सकते, ये रूल ध्यान में बिठा लें। क्लियर? ये सर समझ आ गई। अच्छा, अच्छा, अभी हमने इक्वेशन जो लिखी थी वो ये थी कि डेल्टा एक्स अल्फा बार इज इक्वल टू लेमडा अल्फा बार बीटा डेल्टा एक्स बीटा, और आपने मुझे ये कहा था कि जो बीटा है वो एक डमी इंडेक्स है। सो मैं इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिखूं तो मुझे बताएं कि ये ठीक है या नहीं, क्या ये इक्वेशन ठीक है अभी भी? ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, अब आप भी ठीक है सर। एनीवन एल्स? जी, कोई सर और? फिर इनको डिफाइन भी करना पड़ेगा। हाँ, तो डिफाइन करें, बताएं ये हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये ठीक है या नहीं है। गामा को और हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पर देखें, हाँ ये देखें, बीटा और गामा ग्रीक इंडेक्सेस हैं, ये 0 1 2 3 पर रन होती हैं, लेकिन हमारी डेफिनेशन के मुताबिक आई जे के इस तरह की जितनी भी इंडेक्सेस हैं ये 1 2 3 पर रन होती हैं, इनमें जीरो नहीं मौजूद है, तो ये चीज इसके बराबर ठीक है। नहीं हो सकती। हाँ आप इसकी जगह कुछ और लगा दें, बीटा गामा रो म्यू न्यू, कुछ जो मर्जी लगा दें चल जाएगा। नहीं हो सकता सर। क्या? नहीं आएगी। हाँ, या इनमें से कुछ भी नहीं आएगी, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के में से कुछ भी इसको नहीं आ किसी के सकती। साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्या? दोबारा सर बताएं। बीटा का लेकिन सर अगर इसको सपोज कर लेंगे इसमें जीरो भी आएगा तो हाँ फिर कर सकते हैं, फिर तो आप डेफिनेशन ही तब्दील कर रहे हैं ना अपनी। तो मैं पूछना सर, आई को ये कह सकते हैं कि 0 1 2 3 है, फिर तो सही हो जाएगा। सॉरी सॉरी, एक एक करके बोलिए प्लीज। आई को सर हम ये कह सकते हैं कि 0 1 तो फिर डिफाइन कर रहे हैं 0 1 2 3 आई। हाँ फिर तो आप डिफाइन ही ऐसे कर रहे हैं ना, फिर तो आप कर सकते हैं। नेम तो खुद से चेंज कर सकते हैं, ये हाँ बीटा तो हमने खुद से हाँ, लेकिन ना हम यहाँ पर डेफिनेशन तब्दील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि हमें इस डेफिनेशन की बहुत शदीद जरूरत पड़ने वाली है। अगर हमने अभी अपने इंडेक्सेस में फर्क नहीं ना रखा तो आगे जाके हम बहुत बुरे तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। उसी बेस पे मैं कह रहा था कि फिर थर्ड भी ठीक है सर, अगर डिफाइन कर हाँ अगर डिफाइन कर दें तो ठीक है, क्योंकि तो डेफिनेशन है, आप अपनी मर्जी से डिफाइन करना है, लेकिन हम डिफाइन नहीं कर रहे, उसकी उसकी वजह है कि हम अपनी अपनी मुश्किल कम करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपने डिफाइन कर दिया एक दफा। सर अगर हमने डिफाइन नहीं करना तो फिर हम ये ग्रीक लेटर्स ही यूज करें। हाँ फिर आपने टाइम के इंडेक्सेस को करने के लिए ग्रीक लेटर, ये आपने आपने डिफाइन किया कि आपके ग्रीक लेटर्स में टाइम मौजूद है, लैटिन लेटर्स के अंदर टाइम मौजूद नहीं है। सो रिलेटिविटी पे आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो ना तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उसकी नोटेशन को एक दफा लाजमी चेक कर लें, क्योंकि कुछ बुक्स में ना ये कन्वेंशन उल्टी होती है, वो ग्रीक लेटर्स को 1 2 3 ले रहे होते हैं और लैटिन लेटर्स को 0 1 2 3 ले रहे होते हैं।
अच्छा आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, सर शूट्स में क्या नोटेशन यूज शूट्स में यही वाली जो हम यूज कर रहे हैं, मैं हम के ग्रीक लेटर्स में टाइम इंक्लूड है और लैटिन लेटर्स में टाइम इंक्लूड नहीं है। यस सर। जी सर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा तो क्या लिख सकते हैं ऐसे। लिख सकते हैं, ठीक है शाबाश। अभी correct करता है 0.3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी सर लिख सकते हैं, अल्फा भी ऑपरेट कर। हाँ सर। क्यों नहीं लिख सकते? सर हमने तो कंपोनेंट्स को चेक करना है कभी हाँ इसके नहीं अंदर जो आ नहीं नहीं अली, हमने एक रूल डिस्कस किया था। हाँ जी हफ्सा, मेरे को इक्वल होने चाहिए, मतलब कि सेम हो। हाँ दोनों साइडों पे फ्री इंडेक्सेस, फ्री इंडेक्स सेम होनी चाहिए। ये फ्री इंडेक्स है, हमने रूल यही पढ़ा था ना इंडेक्स नोटेशन करते वक्त। यस सर। सो लिहाजा यहाँ पर देखें, मैंने अगर फ्री इंडेक्स आपके पास इस इक्वेशन में, आपने खुद कहा था कि फ्री इंडेक्स अल्फा बार है और डमी इंडेक्स बीटा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने फ्री इंडेक्स को हर जगह पर तब्दील किया है। पावर, ये पावर बन गई। नहीं ये पावर नहीं है, ये इसको इंडेक्स कहें, इसको पावर ना कहें, ये पावर नहीं, इसको इंडेक्स कहें बस। आप आपने अब देखा ना, यहाँ पर मैंने इस इंडेक्स को फ्री इंडेक्स थी तो मैंने इसको दोनों जगहों पर तब्दील किया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस इंडेक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर तो तब्दील कर दिया, राइट हैंड साइड पर नहीं किया। यस सर। और हमारा रूल ये था कि फ्री इंडेक्स को इक्वेशन के दोनों साइड्स पर एग्री करना चाहिए। क्लियर? यस सर। यस सर। सो ये इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये दोबारा से देख लें, ये सारी बातें, ये आपको मैं जो 5 वेरिएंट्स हमने लिखे हैं यहाँ पर एक ही इक्वेशन के समझ आ गए हैं। समझ आ गया। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, हमें पता लग गया कि वेक्टर्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो अब हम लिख लेते हैं, ठीक है कि भाई कोई एक जनरल वेक्टर ले लेते हैं और उस वेक्टर को हम कह देते हैं डेल्टा ए बार। किसी फ्रेम ओ में उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं A0 A1। अब ये स्पेस टाइम का वेक्टर नहीं है, ये कोई एक जनरल वेक्टर है और यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A अल्फा। ये उस सूरत में वेक्टर होगा अगर इसके कंपोनेंट्स इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को ओबे कर रहे होंगे। अगर इसके कंपोनेंट्स इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को ओबे नहीं कर रहे तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और ये जो नंबर यहाँ पर ये क्या चीज है? सर। हाँ ये है क्या चीज? इसको हमने क्या नाम क्या दिया है? हाँ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब देखें, अब आप देखें, जब आप, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि एक वेक्टर, एक क्वांटिटी उस वक्त वेक्टर होगी जब उसके कंपोनेंट्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे। तो वो जब हम स्पेशल रिलेटिविटी में बात नहीं करते कि लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो इस तरीके इस मैट्रिक्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो रही है अगर वो वेक्टर है तो। अगर लेट्स सपोज अगर वो वेक्टर नहीं है, अगर वो वेक्टर नहीं है और वो कोई इस तरह की क्वांटिटी है अल्फा बीटा, अल्फा बार बीटा बार, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है अल्फा बीटा, फिर हमें एक दफा देखना पड़ेगा कि वो ट्रांसफॉर्म कैसे होगी। वो सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, लेकिन दरमियान में उसके लिए भी कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लाजमी मौजूद होना चाहिए। वो मैं आपको वक्त के साथ साथ बताऊंगा कि वो हायर ऑर्डर टेंसर्स की क्या कंडीशन है, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो वेक्टर्स नहीं है। जैसे मैंने उस दिन एक बात की थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना स्केलर है ना वेक्टर क्वांटिटी है लिटरेचर में, फंडामेंटल फिजिक्स में, थ्योरी में। सो वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं होती। सिंगल इंडेक्स होगा तो फिर फर्स्ट ऑर्डर होगा। हाँ फिर वो वेक्टर है, अगर वो मतलब इंडेक्स ऊपर है तो वो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है, नीचे है तो वो कोवेरिएंट वेक्टर है। जी सर वो समझ अब ये जो लेकिन अगर कॉन्ट्रावेरिएंट और सिंगल कोवेरिएंट में फर्क है ना, ये हमने अगले हफ्ते डिस्कस करना है। सर टेंसर के ऑर्डर का कैसे पता चलेगा?
फिलहाल हम सिर्फ टेंसर के ऑर्डर को इससे चेक कर रहे हैं कि उसके ऊपर इंडेक्सेस कितनी आ रही हैं। यहाँ पर एक इंडेक्स मौजूद है, तो इसका ऑर्डर 1 ये है। बात इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं, इसको रैंक भी कह सकते हैं। अभी हमने ना, अभी तक हमने सिर्फ, और इसी तरीके से हमने ये भी कह सकते हैं कि जो कोवेरिएंट होगा वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा ए बीटा। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देख बताया कि इस अल्फा में और इस अल्फा में क्या फर्क है। हैं तो ये दोनों वेक्टर्स, लेकिन इन दोनों के में फर्क है। एक को हम वेक्टर कहते हैं, दूसरे को हम को वेक्टर कहते हैं, या एक को हम काउंटर वेरिएंट वेक्टर कहते हैं, दूसरे को को वेरिएंट वेक्टर कहते हैं। जी सर। ये हमने अगले हफ्ते डिस्कस करना है कि वेक्टर्स की जो किस्में होती हैं उनमें क्या फर्क है। और फिर हम ये उस दिन ये भी देखेंगे कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होती है या कोवेरिएंट होती है। फोर्स आपके पास कॉन्ट्रावेरिएंट होती है या कोवेरिएंट होती है। ठीक है। जी सर। अच्छा, वेक्टर्स के बारे में समझ आ गई है कि वेक्टर्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। कोई कंफ्यूजन अगर यहाँ पर किसी को भी कोई चीज तंग कंफ्यूज कर रही है तो आप लोग मुझे बता दें। ऑर्डर को बाद में एक्सप्लेन करेंगे सर। एक मिनट, ऑर्डर को हम फिलहाल, मैं ऑर्डर की वजाहत नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल होता जाए कॉन्टिनेंट। ऑर्डर को आप फिलहाल ध्यान में ये रखें कि उसकी इंडेक्स काउंट कर लें। अगर उसकी एक इंडेक्स है तो वो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है। तो अब ये टेंसर नहीं है, पहली बात याद रखें, मैं इसको टेंसर के तौर पर ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन इस टेंसर में और इसमें फर्क है। मैं इस वक्त ऑर्डर की बात इसकी कर रहा हूँ कि जो क्वांटिटी इक्वल के दूसरी साइड पर होती है, जो सिर्फ एक ही क्वांटिटी मौजूद है, वो डिसाइड कर रही है कि ये आपकी क्वांटिटी क्या बनेगी। ये सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन ये दोनों मिला के फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर ही बना रहे हैं। जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों मिला के ये टेंसर बना रहे हैं। इसका रैंक 1 है, वरना तो इधर का रैंक 2 है और इसका रैंक 1 है, तो ये तो फिर एक तरह से मिक्स्ड चीज आ गई है। तो हम रैंक से मुराद वो ले रहे हैं कि जो फाइनल आउटकम आता है उसका रैंक क्या है, और उसके लिए आप इंडेक्स काउंट कर लें कि इंडेक्स कितनी आ रही है। सर मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमने ए के ऊपर अल्फा अल्फा बार लिखा है, अल्फा अल्फा बार, और यहाँ पे बीटा ए बीटा लिखा है। इनको चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ी है? उधर मेरी आवाज कट गई थी तब बात बता रहे थे। यहाँ पर जो हमने चेंज किया है, जी सर। या तो मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि आप डमी और फ्री इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हैं। अभी हम इनको चेंज क्यों कर रहे हैं, या हम बात क्यों करते हैं ऐसे तब्दीलियां, ये हम ना जब आगे थोड़ी सी इंडेक्स नोटेशन की कैलकुलेशंस करना शुरू होंगे ना, प्रॉब्ली थर्ड चैप्टर में जाके शुट्स के, वहां ये चीज आपको समझ आएगी कि हम क्यों इस तरह वेरिएबल्स को रिप्लेस करते हैं। फिलहाल आप बस, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वेरिएबल्स को रिप्लेस कर कैसे सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। या क्यों मजबूरी क्या है, क्या ऐसा मसला क्या पड़ता है हमारे पास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया वैसे आपने। हाँ सॉरी अली, आप कंटिन्यू करें, बात मैंने आपकी बात इंटरप्ट कर दिया था आपको बीच में। जी अली, आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कर लें। सर मेरे कंप्लीट हो गया था सर, आपने कहा कि आर्डर को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, और आप इसको देख लें, फोन कर लें। हाँ, वो हम ना मतलब किसी और वक्त देखेंगे, प्रॉब्ली शूट्स के तीसरे चैप्टर में जाके, या अगर हमें जरूरत ना पड़ी तो शायद हम ना भी उसको डिस्कस करें, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल चीज है और उसको एमएमपी में डिस्कस ज्यादा डिटेल में हम लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ तक आपने सारी बातें डिस्कस कर ली, आप कंपोनेंट्स की बात करते जा रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पर एक वेक्टर लिखूं और आप मुझे एक चीज बताएं जरा, ये एक वेक्टर है ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी के हैट। इसमें कंपोनेंट्स आ रहे हैं ए एक्स ए वाई ए जी, और इसमें डायरेक्शंस आ रही हैं। अब मैं वैसे इसको डायरेक्शन नहीं कहना चाहिए, मुझे इसको कहना चाहिए बेसिस वेक्टर्स, या आईजे के को
सर। हाँ अभी मैं बताता हूँ, मैं अभी समझाता हूँ बेसिस वेक्टर्स होते क्या हैं, क्योंकि अभी तक वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई। मैं आपको अभी समय ये बताना चाह रहा हूँ। आपने इनको तो ट्रांसफॉर्म कर लिया है, आपने अभी यही पढ़ा है ना ऊपर, कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। आपने अभी यही पढ़ा है ना कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। जी सर, जी सर। लेकिन क्या अगर वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो ये आई जे के ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, या ये सेम रहेंगे। ये भी साइन चेंज हो जाएंगे सर, फिजिकली तो ये नहीं, चेंज तो होने चाहिए ये भी, इनकी लेंथ कम ज्यादा हो सकती है। देखें ये अब मतलब कि अगर आप ये बात कर रहे हैं, जब आप ये इक्वेशंस लिखते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, या टी बार इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स, और लेट्स सपोज कि मैं कह देता हूँ कि ये जितने भी एक्स एक्स बार टी बार एक्स और टी हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सर जो एक्स बार को जो हम डिफाइन करते हैं ना, उसके जो कंपोनेंट है उनके साथ हम नेगेटिव लेते हैं। वो तो हमारी मर्जी, हम नेगेटिव ना भी लें खैर है, लेकिन नेगेटिव वो डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वहां पर। एक्स में हम पॉजिटिव लेते हैं और एक्स बार में नेगेटिव लेते हैं जब इसके नहीं कंपोनेंट नहीं नहीं, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपने ट्यूटोरियल में बताया नहीं था कि नेगेटिव ले सकते हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो जो ट्यूटोरियल में बात कर रहे थे वो आपके जहन में शायद ये चीज चल रही होगी कि मैं कह रहा था एक्स आई इज इक्वल टू माइनस एक्स आई के बराबर होता है, वो हमने ये बात की थी। ठीक है। वो और ये हमने हमने देखा था कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि स्पेस टाइम इंटरवल इनवेरिएंट रहे आपका। अगर मैं यहाँ पर प्लस ले लेता हूँ तो फिर वो आपका स्पेस टाइम इंटरवल इनवेरिएंट नहीं रहता, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगाई थी कि हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। अब मैं जो बात ये कर रहा हूँ वो मैं ये कर रहा हूँ कि जब आपने कहा है कि आपके ए एक्स ए वाई और ए सी चेंज हो रहे हैं, अब ये देखें ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर। आपने ए एक्स ए वाई ए को मेजर किया किसी फ्रेम ओ में, ये आपके पास आ गया 5a प्लस 2j प्लस 3k है, ठीक है। अब आप जब उसको मेजर करते हैं फ्रेम ओ बार में, अब ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये नंबर बन जाता है, सो लेट्स सपोज के सो 7i हैट प्लस 6j हैट माइनस 4k हैट, लेट्स सपोज। ये दोनों वेक्टर सेम तो नहीं आए आपके पास, आने तो सेम चाहिए, सेम जाने चाहिए ना डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर, क्योंकि लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। देखें वेक्टर ए फ्रेम ओ में और वेक्टर ए फ्रेम ओ बार में बराबर होने चाहिए। कंपोनेंट्स तब्दील हो सकते हैं लेकिन वेक्टर तब्दील नहीं होता। हमने अभी डेफिनेशन में यही पढ़ा है, ये जो मैंने सबसे ऊपर डेफिनेशन लिखी थी ये वाली, कि ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, वेक्टर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा इसमें, यही बात है ना। जी सर। तो अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉस जो लिखा है अभी, ये तो सिर्फ कंपोनेंट्स के लिए कि अल्फा बार अल्फा में कैसे बीटा में कैसे जा रहा है। सर अगर कंपोनेंट्स में चेंज आएगा तो फिर वेक्टर में भी तो चेंज आएगा। हाँ तो वेक्टर तो सेम रहना चाहिए, अगर वो वेक्टर ही तब्दील हो गया तो फिर वो लॉ रिलेटिविटी का पहला पोस्टुलेट कहाँ पर चला गया, वो इफेक्ट नहीं हो रहा अगर वेक्टर ही तब्दील हो गया आपके पास। सर फिर दोनों फ्रेम्स में हुई आनी तो वैल्यू दोनों फ्रेम में सेम चाहिए, सेम आनी चाहिए ना वैल्यू दोनों फ्रेम में। तो सेम चाहिए। हाँ तो इसका मतलब है कि अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन पूरी नहीं की, अभी हमने सिर्फ कंपोनेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन अगर पूरे वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आपने कि ये वेक्टर सेम रहे, तो फिर आपको इन डायरेक्शनल कंपोनेंट्स को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी तो तब्दील होंगे। अच्छा अब 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 बात समझ में आ रही है कि अब हम अगले स्टेप में क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा अब मैं ना यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ। अब हम जाहिर बात है कि अब हमें थोड़ा सा अपनी चेंज तो करना है दोबारा से अपनी चीजों को। मैं यहाँ पर अब एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, बेसिस वेक्टर्स।
अब ये बेसिस वेक्टर्स होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ी हो। लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो मैं उसको स्केच से बात स्टार्ट करता हूँ। आपके पास एक वेक्टर है, ये कोई 3 डायमेंशनल प्लेन है। यहाँ पर हम ये एक वेक्टर ले लेते हैं, ये आई है, ये जे है, के है, और ये वेक्टर ए है। अगर आपने इस वेक्टर को, मैं कहता हूँ कि इसके कंपोनेंट्स ये आ रहे हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जी। आप इस वेक्टर को जब डिफाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इस वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर्स में एक्सपेंड करते हैं। आप कहते हैं कि ये ए एक्स आई हैट है, ये ए वाई जे हैट है, और ये ए जी के हैट है, और दरमियान में प्लस का साइन लगा देते हैं। आपने क्या किया, आपने इन वेक्टर्स को इन में एक्सपेंड कर लिया, आई जे और के में। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, और आप आई को अगर लिखना चाहे तो आप आई को लिख सकते हैं कि 100, जे को लिखना चाहे लिख सकते हैं 010, के को 001 लिख सकते हैं। ये अब ये जो चीजें, जब आप एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में एक्सपेंड कर रहे हैं तो बेसिकली ये बेसिस वेक्टर्स कहलाते हैं आपके पास। आप ये आपकी बेसिस हैं, ये आप ये डिफाइन कर रही हैं कि आप किन बेसिस में काम कर रहे हैं। आप एक्स वाई जी की बेसिस में काम कर रहे हैं, आप आर थीटा फाइव की बेसिस में काम कर रहे हैं, या आप आर थीटा जी की बेसिस में काम कर रहे हैं। ये कार्टेशियन बेसिस हैं, ये स्फेरिकल बेसिस हैं, ये सिलेंड्रिकल बेसिस हैं। आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में कभी बेसिस का वर्ड पढ़ा है किसी जगह, ताकि मैं वहां से कोई मिसाल दे सकूं फिर। आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते वक्त बेसिस के बारे में पढ़ा था? नो सर। अच्छा ठीक है। वरना वहां पर हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मौजूद है जब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करते हैं, कि उसको हम एस जी की बेसिस में डिफाइन कर रहे होते हैं। लेकिन चले हम उसकी तरफ नहीं जाते। अच्छा, अब पता लग गया कि हम बेसिस से मुराद क्या ले रहे हैं। यस सर। अब हम ना, अब हमने जब हम रिलेटिविटी कर रहे होते हैं तो हम कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम अपने ना कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन नहीं करते कि हम एक्स वाई जी में काम कर रहे हैं या हम आर थीटा और फाइव में काम कर रहे हैं। हम ये डिफाइन नहीं करते, हम इसलिए एक जनरल बेसिस लेते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर मैंने इसी वेक्टर को लिखना हो एक जनरल नोटेशन में, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा कि वेक्टर ए म्यू इक्वल्स ए जीरो ई जीरो। अब मैं इसको ई से डिनोट कर रहा हूँ और इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा रहा हूँ। कंपोनेंट के ऊपर नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे पता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। सो मैं बल्कि ऐसा करता हूँ, यहाँ पर भी वेक्टर का साइन लगा देते हैं फिर, प्लस, या चले इसको छोड़े, मैं पहले पुराने वाले वेक्टर को डिफाइन करता हूँ, इसको बाद में देखते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। आपने लिखा था ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी के हैट। अब मैं नोटेशन में तब्दीली ये कर रहा हूँ कि मैं इसको ए एक्स कह रहा हूँ और मैं आई को अब लिख रहा हूँ ई एक्स वेक्टर। इसको लिखता हूँ, अभी आप इंडेक्सेस को भूल जाएंगे मैं ऊपर लिख रहा हूँ या नीचे लिख रहा हूँ, ये मैं कार्टेशियन सिस्टम में हूँ इस वक्त, प्लस ए जी ई सी। ठीक है। अब यहाँ पर ई एक्स ई वाई ई सी क्या है, ये मेरे पास बेसिस वेक्टर्स हैं। अब अगर मैं काम कर रहा हूँ 4 डायमेंशन में, तो किसी फ्रेम ओ में, जी सर। अब मैं किसी फ्रेम ओ में इसको डिफाइन करूंगा। अब इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा रहा हूँ और इसके इंडेक्स में हमेशा नीचे लिखूंगा फिलहाल। अब ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं इसके इंडेक्स नीचे क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं भी आपको समझाऊंगा। किसी फ्रेम ओ में इसके कंपोनेंट्स, अब ये टाइम का कंपोनेंट, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन सिर्फ टाइम के लॉन्ग होगी और बाकी तीनों कंपोनेंट्स इसके जीरो आएंगे। जी सर। अगर ये इस तरीके से हम काम कर रहे हैं तो ये 0 1 0 0। इसी तरीके से अगर हम 2 में हैं 0 0 1 0, और इसी तरीके से अगर हम 3 में हैं तो ये आपने क्या कर लिया, बेसिस वेक्टर्स को डिफाइन कर लिया है। अच्छा, अगर आप यही वाला काम, सारा काम करते हैं किसी फ्रेम ओ में, मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ी सी बचत हो जाएगी लिखने की।
अच्छा, तो अगर मैं किसी फ्रेम ओ बार में, लेट्स सपोज मैं किसी फ्रेम ओ बार में मौजूद हूँ, तो मेरे लिए क्या इनकी वैल्यूज तब्दील होंगी? सिर्फ ये मेरे पास कंपोनेंट्स ये तब्दील हो रहे हैं E1 2 3, लेकिन बेसिस वेक्टर्स तो तब्दील नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं अब फ्रेम ओ में चला गया हूँ। मैं खुद गया हूँ फ्रेम ओ में, मैं मेजर नहीं कर रहा वो बार को, मैं खुद फ्रेम ओ बार में चला गया हूँ। कंपोनेंट्स वही रहेंगे। तो लेकिन अभी तक हमें यानी कि देखने में ये नजर आ रहा है कि इन जनरल ई वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू ई अल्फा बार, हमें यही नजर आ रहा है। यस सर। लेकिन लेकिन हमने इनको डिफाइन किस में किया? डिफरेंट फ्रेम में किया या सेम फ्रेम में डिफाइन किया है? डिफरेंट में किया सर। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये याद रखें। अगर आप इनको डिफरेंट फ्रेम में डिफाइन कर रहे हैं तो फिर ये बराबर नहीं हो सकते। ठीक है। जो पीछे सर आपने क्वेश्चन किया था, हाँ, उसको मतलब इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर डिफरेंट फ्रेम में हम करें तो फिर उसका इक्वल नहीं आएगा, अगर सेम फ्रेम में कर रहे हैं फिर इक्वल। हाँ, तो इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स वही आए जो पिछले फ्रेम में आए थे, तो सिर्फ कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म नहीं होते, बेसिस वेक्टर्स भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। होना चाहिए ना इनको। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि फिर ये बेसिस वेक्टर्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ना बेसिस वेक्टर्स को एक डिफाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये देखें कि मैं बेसिस वेक्टर को इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि ये डेफिनेशन है मेरे पास, और ये डेफिनेशन आपने मुझे खुद बताना है कि आपको ये समझ आई है या नहीं। मैं फिलहाल आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे डिफाइन किया है डेफिनेशन, और ये आपको बिल्कुल पता लग जाना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ ए बेसिस वेक्टर इज अल्फा that is beta component of E alpha is the Kronecker delta। आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रही है? मैं आपकी आसानी के लिए Kronecker डेल्टा की डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। ये डेफिनेशन समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। इसी क्वेश्चन को दोबारा लेके चलते हैं। मैंने लिखा है ई अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। हम ऐसा करते हैं, इसको 0 के लिए लेना चाह रहे हैं। और अब बीटा के ऊपर सम करना शुरू कर देते हैं, मतलब बीटा की डिफरेंट इंडेक्सेस के लिए चेक करते हैं। 0 1 के लिए ये क्या चीज बन, सॉरी 0 0 के लिए क्या बन जाएगा? 0 0। यस सर। ये बन जाएगा 0 1। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऐड होंगे ना सारे? है, ऐड होंगे। आप पता नहीं ऑड होंगे या नहीं होंगे, देख लेते हैं। ऐड सर कह रही है। हाँ, ऐड कर भी सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग फिलहाल कंप्यूट करना चाह रहा हूँ। वो तो आप निकाल सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं उसे। मतलब वो जो कहना चाह रही है ना, उनका मतलब ये है कि 0 बीटा, वो ना, हाँ वैसे किया भी जा सकता है। 0 0 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0 3, ये उनका मतलब ये है। चलें आप देख लेते हैं। लेकिन फिर मुझे यहाँ पर सिर्फ 0 यही लिखना चाहिए, फिर मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए। वो अभी क्लियर हो जाएगा कि मैं इसको क्यों नहीं ऐड कर रहा था। अच्छा, अब ये वाला नंबर किसके बराबर आएगा? ये डेल्टा 0 0।
और ये 0 ये 0 ये 0 0। अच्छा, अब आपने आपको देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपने इस जीरो को डिफाइन किया था 1 0 0 0। यस सर। क्या ये डेफिनेशन के मुताबिक है? यस सर। यही काम। Yes, sir. अब ये डेफिनेशन आ गई समझ में? ये क्या, ये जो मैंने अभी ये जो ये चीज लिखी है, यस सर। ये क्या कैसे लिखी है? ये सारे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा साथ सारे डेफिनेशन। अब इसका अब आप इसको इस्तेमाल करके ये चारों निकाल सकते हैं दोबारा से, और ये चारों में निकल सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब हम ना, अब हम एक वेक्टर, अब ठीक है, अब हम पता लग गया इन चीजों का। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन से पहले बस एक छोटा सा काम ये कर, हम हाँ, expand नहीं करते ना। नहीं, हम बेसिस वेक्टर्स को नहीं एक्सपेंड, हम बेसिस वेक्टर्स में चीजों को एक्सपेंड करते हैं, बेसिस वेक्टर को एक्सपेंड नहीं करते। देखिए, एक्सपेंशन का मतलब पता क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर आप लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो फिर इंडिपेंडेंट चीज नहीं है। सर एडिशन कह रही हूँ मैं, एडिशन नहीं होगी। एडिशन, ऐसा वैसे अगर यहाँ पर एडिशन कर भी लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि ये चीज जो अब मिल रही है आपको, ये अगेन 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 है, सो 1 आ रही है। लेकिन मसला ये कि ये चीज 1 के बराबर होती नहीं है। जी सर। इसके कंपोनेंट्स हैं 4, इसलिए मैं यहाँ पर ना ये वाला काम नहीं कर रहा। सर इसमें कोमा डाल सकते हैं प्लस। आ, वो तो फिर अब वो तो फिर वही कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा ना इसके, वो तो ये चीज बन जाएगी, वो तो ये चीज बन गई है। और फिर आप यहाँ पर बीटा लगा दें, हाँ, वो तो फिर वही चीज बन गई है। सर फिर वो 4 स्टेप करने की बजाय एक स्टेप में ऐसे कर सकते हैं। हाँ, तो वो तो आप सिर्फ इस डेफिनेशन के जरिए भी कर सकते हैं आधी लाइन में। तो वो तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें पता जो लग गया है, हमने एक दफा डिफाइन कर लिया, हमें पता लग गया कि जब ये कंपोनेंट सेम होंगे तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज 0 है। तो जो जो हमें इन डेफिनेशन से भी क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब हमने बड़ा ही एक अहम काम करना है, और अभी आपको ना एक और नई चीज पता लगेगी वेक्टर के बारे में। वो आप करते क्या है? अब वेक्टर कैन बी एक्सपेंडेड in terms of basis vectors। हम वेक्टर्स को बेसिस वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स सपोज कि आपके पास एक वेक्टर है ए, वेक्टर किसी फ्रेम ओ में, उसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं a0 a1 a2 a3, और इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? सो वेक्टर a इज इक्वल टू a0 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 प्लस a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस a3 e3। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखना चाहूँ तो क्या मैं वेक्टर ए को ऐसे लिख सकता हूँ? ए अल्फा ई अल्फा। यस सर। ये चीज क्या बन गई कि ए इज द लीनियर सम ऑफ 4 वेक्टर्स, यानी कि 4 वेक्टर्स का सम में ये आपके पास वेक्टर, ये कोई नहीं, ये शो कर रही है। आइंस्टाइन समेशन है सर। हाँ, ये आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है, क्योंकि अल्फा यहाँ पर डमी इंडेक्स है। तो मतलब आप इसको चाहे जो आप जिसको जो मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप इसको चाहे ये लिख लें ए बीटा ई बीटा, हाँ, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब है कि ये फिर ये सिर्फ स्पेशल कंपोनेंट्स हैं। आप इसको ये लिख सकते हैं, अलबत्ता ये ऐसे लिखा जा सकता है इसको। हाँ, लेकिन ये चीज इसके बराबर नहीं है। क्लियर?
अच्छा अभी तक हमने, अब देखें, अब हमने बात तो कर ली कि हमने वेक्टर को डिफाइन कर लिया, लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि बेसिस वेक्टर ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं। तो मसला तो हमारा वहीं का वहीं है कि आप किसी दूसरे फ्रेम में लेके जाएंगे तो आपका वेक्टर सेम नहीं रहेगा, वेक्टर तो डिफरेंट हो जाएगा। जी सर। अब हम आपको फिर जिस तरह आपने वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखा था, जो कि ये था कि ए म्यू इज इक्वल टू म्यू न्यू बार ए न्यू। ओ एक मिनट, कैसे लिखेंगे? कोई लिखवा सकता है मुझे? कोई लिखवा सकता है मुझे ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा? जी सर, कौन सा? ये मैंने वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ठीक लिखा है वेक्टर की कंपोनेंट्स का? जी सर ठीक है। मैं अगर ओ से ओ बार में जाना चाह रहा हूँ तो क्या ये लॉ ठीक है? पर बार भी आएगा किस पे, न्यू पे या म्यू पे? सर? म्यू बिल्कुल ठीक है, म्यू पे बार आएगा। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ फिर? इसका मतलब है कि वो बाहर से ओ में जा रही है। हाँ जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है तो बार से ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है। अब हमें वेक्टर की कंपोनेंट्स का, अब हमें लिखना है बेसिस वेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। हाँ अब हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है, अभी हमने डिफाइन किया है कि एक वेक्टर को हम लिख सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह किसी फ्रेम ओ बार में इसको लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपको एक चीज पता है कि यहाँ पर हम अल्फा से अल्फा बार में जाके सिर्फ लेबलिंग नहीं कर रहे, ये बिल्कुल नई बेसिस है। ये हमें पता है, इसी वजह से हम अब सारा ये काम करने लगे। अच्छा, लेकिन आपको एक बात पता है कि दोनों फ्रेम्स के अंदर मैं अब ना ऐसा करता हूँ कि चाहे मैं वेक्टर को फ्रेम ओ में डिफाइन करूं, चाहे मैं इसको फ्रेम ओ बार में डिफाइन करूं, ये दोनों सेम रहेंगे। यानी कि इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पर ए अल्फा ई अल्फा लिख रहा हूँ, या मैं अल्फा को रिप्लेस कर देता हूँ अल्फा बार से, दोनों सेम होंगे क्योंकि समेशन सेम रहता है, ये लेबलिंग डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ तो फिर तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ओ फिर तो ये दोनों बराबर, क्योंकि अब ये समेशन है। तो क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ यहाँ पर? जी सर। अच्छा, ये चीज हमने कर ली। मैं ना अब अच्छा ठीक है, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं, मैं ना इनको दबाए, मैं इनको साइड को स्विच करने लगा हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख देता हूँ। वो मुझे बाद में ख्याल आया कि मैंने नोट्स में ऐसे लिखा हुआ, तो मैं नहीं चाहता कि जब आप वो नोट्स देख रहे हो जो नीट नोट्स हैं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाए कोई। तो ये बार हमने ऐसे लिख दिया। अब आपको ये पता है कि ये अल्फा कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, अल्फा बार। अच्छा, अगर आप मुझे अल्फा बार की ट्रांसफॉर्मेशन लिखवाएं तो क्या मैं इसको ऐसे, मैं कहता हूँ कि मैंने अल्फा बार को चेंज करना है बीटा में, किसी फ्रेम ओ में। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास बीटा आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास पुरानी इंडेक्स अल्फा बार आ जाएगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये सारी चीजें वैसे ही हैं। जी सर, लिख सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन इस चीज में अभी मुझे बता दें, ये कि अब थोड़ी सा ना इंडेक्सेस इंडेक्सेस अब, ओ बार से ओ में चेंज किया है। हाँ ओ बार से ओ में चेंज किया है।
क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड पे ओ आ रहा है ना, ओ के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो मैं सब कुछ ओ में करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं किसी भी एक फ्रेम को चूज कर सकता हूँ, मैंने ओ में काम करना प्रेफर किया है आसानी के लिए। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अब मैं पता करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे पता है कि वेक्टर के कंपोनेंट सेम रहते हैं, मैं किसी तरीके से यहाँ पर भी ए अल्फा, चूंकि यहाँ पर ए अल्फा है तो मैं यहाँ पर भी ए अल्फा लाना चाह रहा हूँ। अब देखें, अब देखें, अब ये मैं करना क्यों चाह रहा हूँ, अब ये देखें कि यहाँ पर आपके पास अल्फा बार आ रहा है, यहाँ पर अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी मौजूद है। अब अगर मैं कोई ट्रिक ऐसी अप्लाई करूं कि मेरे पास किसी तरीके से यहाँ पर ए बीटा और ए अल्फा दोनों सेम हो जाएं, तो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन जाएगा यहाँ पर। रिवाइज करें। अब देखें, यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड पे ई अल्फा मौजूद है और लेफ्ट हैंड साइड पे ई अल्फा बार, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी पड़ा हुआ है ई अल्फा बार के साथ। ठीक है, यानी कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म करने वाला टूल मौजूद है इस इक्वेशन में। अब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये आ रहा है कि यहाँ पर ए अल्फा मौजूद है, यहाँ पर ए बीटा मौजूद है, और ये दोनों फ्री इंडेक्सेस हैं अपने अपने रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं कुछ ऐसी ट्रिक अप्लाई करूं कि किसी तरीके से दोनों तरफ मेरे पास ये कंपोनेंट सेम हो जाएं, मतलब इधर भी ए अल्फा आ जाए और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ए अल्फा आ जाए, या इधर भी ए बीटा आ जाए उधर भी ए बीटा आ जाए, कुछ ऐसा काम हो बस मेरे पास। दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इंडेक्सेस में हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकते, मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि मैं इसको ऐसे करूं, सो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर्स आ रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर अगर ए अल्फा मौजूद है और यहाँ पर ए बीटा मौजूद है, तो मैं ऐसे करूं, इसको ए बीटा कर दूं, ए अल्फा कर दूं, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऐसे वैसे भी ऐसे नहीं कर सकते। ये जो ए अल्फा ए बीटा है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, या ए बीटा ए अल्फा कोई क्वांटिटी नहीं है। अब ये वैसे इसने ऑल्दो इनकी स्टेटमेंट गलत थी, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा सवाल बन गया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ऐसे लिखना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भी 4x4 का एक कॉलम मैट्रिक्स है, जी सर, उसका ऑर्डर ये भी 4x4 का कॉलम मैट्रिक्स है, सॉरी मतलब 4x1 का, ये भी 4x1 का मैट्रिक्स है, ये भी 4x1 का मैट्रिक्स है। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन रहा है, ये वाली क्वांटिटी 4x1 का मैट्रिक्स है, ये वाली क्वांटिटी आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स है, ये वाली जो क्वांटिटी है ये आपके पास 1/4 का मैट्रिक्स है। यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स आ रहा है 4x1 का, और यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है 1/4 का। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है सारा कुछ? फर्स्ट और थर्ड हो सकता है सर। नहीं, आप इस टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इस पूरी टर्म को आपस में, मैट्रिक्स की टर्म्स में। के साथ हो जाएगा सर। नहीं, फर्स्ट और थर्ड को नहीं कर सकते डायरेक्ट, हमें नहीं पता ये कम्यूट ये एसोसिएटेड है या नहीं है। हम लेट्स सपोज कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्या आप बी और सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसकी रोज और इसके कॉलम्स बराबर हैं, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्या हो गया? हाँ सर बी और सी हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर जब बी और सी को करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपको ये बी और सी आपको दोबारा से 4x4 का एक मैट्रिक्स दे देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन 4x1 का मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं अभी, ये भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्वांटिटी एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसमें कोई एम्बिगिटी नहीं है। यस सर। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस 4x1 को 1/4 से, जी सर। कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस सी और डी को? नहीं ना कर सकते। हाँ बस, अब ये चीज आप लोगों ने इंडेक्स नोटेशन के सवाल करते वक्त ध्यान में रखनी है कि उसके फौरन से पहले मैट्रिक्स बना के चेक कर लें, जब आप नंबर्स आगे पीछे कर रहे हैं, क्या वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। ये चेकिंग पॉइंट है हमारा एक। इज दैट क्लियर? राइट सर।
सो वो जो आप कह रहे थे ना कि आप यहाँ पर इस तरीके से उसको ए अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों तरफ ये सेम नंबर्स आ जाएं, अगर अगर से ये दोनों सेम भी हों इंडेक्सेस, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। कॉलम का कैसे पता लगेगा? क्योंकि आपने शुरू, आपको याद होगा हमने ट्यूटोरियल में एक डिफाइन किया था कि आप कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर को डिफाइन करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में और कोवेरिएंट को डिफाइन करते हैं रो की फॉर्म में। ये हमने डिफाइन कर दिया था शुरू में। आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं, मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप कहते हैं कि मैंने कॉन्ट्रावेरिएंट को कॉलम वेक्टर से डिफाइन करना है और कोवेरिएंट सॉरी कॉन्ट्रावेरिएंट को कॉलम से करना है। ओहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने कोवेरिएंट को कॉलम से करना है और कॉन्ट्रावेरिएंट को रो से, लेकिन ये इनमें ऑर्डर का डिफरेंस आना चाहिए। अगर एक कॉलम है तो दूसरा रो होना चाहिए, वरना ये मल्टीप्लाई नहीं होती चीजें। एसोसिएट का कोई नहीं चक्कर होगा? नहीं, एसोसिएट का कोई चक्कर नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि मल्टीप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। और डेफिनेटली एसोसिएटिव तो ज़हन में आपको रखना पड़ता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है ना। आप देखें, आप असल में आप एसोसिएटिव से मुराद ये ले रहे हैं कि अगर आपके पास ए बी सी हो, आप इससे अपनी मर्जी से बी ए सी नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कह रहे हैं ना, मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है, तो आप अपनी मर्जी से इसको आगे पीछे नहीं कर सकते नंबरों को। ठीक है, ये देख लें, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था। सो इससे हम काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए इस सवाल से। दैट्स फाइन। सो अब हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अब हम वापस पुरानी बात पे आ जाते हैं। हमने किसी तरीके से इस बीटा को अल्फा बनाना है। अब मैं ये सारा कुछ यहाँ से इरेज करने लगा हूँ, ये जो मैंने अभी चीजें लिखी हैं इनकी जरूरत नहीं है। तो जल्दी हो जाए। ओके, सो हम बात क्या करना चाह रहे थे कि हमने किस तरीके से इनको सेम रखना है। अब वो जब शुरू में नहीं बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में अली ने क्वेश्चन किया था, ये पता नहीं किसने, कि आप इंडेक्सेस को क्यों तब्दील करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों तरफ इंडेक्सेस सेम हो जाएं, लेकिन मेरे इंडेक्स नोटेशन के रूल्स भी वायलेट ना हो। अगर मैं इंडेक्स नोटेशन के रूल्स को वायलेट नहीं कर रहा तो फिर मैं इंडेक्स को जैसे चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। मैं कर ये रहा, मैं अब करता ये हूँ कि चेंज करता हूँ बीटा को अल्फा के साथ और अल्फा बार को बीटा बार से। मैं ये अब काम करने लगा हूँ। अब देखते हैं फिर क्या चीज बनती है। मैं ना पहले सिर्फ ये नंबर लिख देता हूँ। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑन राइट हैंड साइड, सॉरी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने बीटा को चेंज किया अल्फा से, तो यहाँ पर भी अल्फा आ गया, यहाँ पर भी अल्फा आ गया। आपने अल्फा बार को चेंज किया बीटा से, यहाँ पर अल्फा बार था, मैंने यहाँ पर लगा दिया बीटा बार और यहाँ पर भी लगा दिया बीटा बार। इंडेक्सेस होगी सेम दोनों तरफ। यस सर। और क्या इंडेक्स नोटेशन का कोई रूल वायलेट हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं लेट्स सपोज मैं इसको अल्फा बार ही रहने देता तो कोई मसला पड़ता? मैं अगर अल्फा बार को बीटा बार ना करूं तो मसला पड़ेगा? सर नहीं होना था। चेक कर लेते हैं, चलिए ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन आ रही थी ए लैम्डा ई ए ए, और हमने सॉरी यहाँ पर आपने लगा दिया था अल्फा और यहाँ पर लगा दिया था अल्फा। हाँ ठीक है, और हम यहाँ पर रहने दे रहे हैं अल्फा बार ही। तो क्या अभी इस इक्वेशन में कोई मसला पड़ा है क्या? सर इसमें इंडेक्स 4 है मैक्सिमम।
इंडिसेस 4 हैं, वो तो यहाँ पर भी 4 हैं। 4 नहीं, मतलब सेम 4 है। आप अल्फा की बात कर रही है ना? हाँ, तो वो तो यहाँ पर भी सेम 4 हैं और यहाँ पर भी सेम 4 हैं। वो अल्फा बार की बात कर रही है, अल्फा भी इसकी साइड पे है और अल्फा बार लेकिन अल्फा और अल्फा बार तो डिफरेंट चीजें हैं। यस, डिफरेंट चीजें हैं, सेम तो नहीं है। तो क्या लिख सकता हूँ ऐसे? तो इसमें राइट हैंड साइड पे अल्फा और लेफ्ट हैंड साइड पे बारह, तो भी सेम होनी चाहिए। नहीं, अब देखें यहाँ पर डमी इंडेक्सेस कितनी आ रही हैं? 2। मतलब एक आ रही है, अल्फा डमी इंडेक्स है और अल्फा बार भी डमी इंडेक्स है। ये दोनों डमी है। और यहाँ पर डमी इंडेक्स कौन सी है? अल्फा। यहाँ पर अल्फा और बीटा बार डमी इंडेक्सेस है और यहाँ पर अल्फा डमी इंडेक्स है। फर्क सिर्फ ये पड़ रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर अल्फा बार आ रहा है वहां पर बीटा बार आ रहा है, और तो कोई फर्क नहीं है। कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ये असल में, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, सारा कुछ अल्फा अल्फा के टर्म्स में आ रहा है ना, तो वो देखने में जरा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा था। मैंने इसलिए उसको भी अल्फा बार को बीटा बार कह दिया ताकि सारा कुछ अल्फा में ना रह जाए। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आपने करना है। मैंने तो सिर्फ इस वजह से किया, मुझे वो ये ज्यादा अच्छा लग रहा था। जो स्टार्ट में आपने किया था वो सिर्फ इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किया था या चैप्टर 3 में डिफाइन करना है अभी? स्टार्ट में जो डिफाइन किया था मैंने, वो मैं सिर्फ बता रहा था कि इंडेक्सेस कैसे तब्दील होती हैं। नहीं नहीं सर, जब हमने मतलब कि इसको किया था अल्फा बार को बीटा के साथ, वो आप इधर बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ कुछ समझाने के लिए किया, बताया था कि एक दफा रिवाइज करवा रहा था कि डमी और फ्री इंडेक्सेस किस किस तरह तब्दील होती हैं, और यहाँ पर कोई मकसद नहीं था। अच्छा, अब आपको पता लग गया है? अली, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया था कि हम इंडेक्सेस को क्यों तब्दील करते हैं? सो अब हम बड़ा एक मजेदार सा काम करते हैं, वो ये कि मैं अब कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, क्या मैं बार बार लिखूँ इनको। बस इसको एंड इसके, हाँ मुझे पता है, मैं बस इसको ना बस एंड करता हूँ अभी। कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया सेशन। ये चीज बन गई। ये तो प्रूफ हुआ नहीं कि एक फ्रेम में या में वेक्टर सेम रहेगा, वो दूसरे में ये भी हो जाएगा, वो बात। ये अभी हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा अभी। अब अच्छा, अब यहाँ से हम ले लेते हैं, आपने ये दोनों को एक साइड पे ले आए और अगले स्टेप में हमने ये कर दिया कि, अच्छा अगले स्टेप में हमने ये किया कि अल्फा ए अल्फा जो है वो अल्फा को हमने रिप्लेस किया, इसमें हम बीटा को भी कर सकते हैं। उसकी हमें जरूरत नहीं थी। तो सेम ही करने, हम बीटा को भी तो कर ही सकते हैं। चले, आपकी मर्जी, करना चाहते हैं कर दें। मैंने बीटा को तो किया है ना, बीटा को तो मैंने अल्फा किया है। जब अल्फा को बीटा अगर कर दे तो दोनों तरफ ए के ऊपर बीटा आ जाए। फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं। मतलब फिर आपको, मतलब आप चाह रहे हैं कि मैंने अब मैंने असल में बीटा को अल्फा बनाया, आप ये करें कि मैं यहाँ वाले अल्फा को बीटा बना दूं। जी सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं, सर ई के साथ भी बीटा होना। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब वो जो ये कहना चाह रही है ना, मैं वो इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ बकौल उनके। हम ये जो काम कर रहे हैं, अल्फा बार बीटा, मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक ही स्टेप में सारा कुछ तब्दील कर देता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, कर सकते हैं ये भी। बात समझ आई ना आपको कि वो क्या कह रही थी? ये कर के साथ बीटा कैसे आएगा? ई के साथ बीटा पहले या तो गया, अल्फा को बीटा के साथ आना, तो सर वो बीटा
सर ठीक है एक ही बात है, कर सकते हैं। सर, सही। अब देखें ना, दोनों तरह से काम ठीक हो रहा है हमारा, हम जैसे मर्जी। ये बिल्कुल वही बात है कि आपने कान इधर से खींचने हैं, इधर से खींचने हैं। सो अब ये इक्वेशन डेफिनेटली, ये बेसिस वेक्टर तो जीरो नहीं हो सकते, डायरेक्शन जो है ये। और ये इक्वेशन किसी भी दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर आर्बिट्रेरी अल्फा, इज होल्ड फॉर ऑल अल्फाज। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो नंबर है, ये चीज जीरो के बराबर है। अगर ये चीज जीरो के बराबर है तो फिर आप कह सकते हैं कि ई अल्फा इज इक्वल टू बीटा बार अल्फा, बीटा बार, ये चीज बन गई। क्लियर? जी। सर फिर बता दें प्लीज। यहाँ पर आप देखें ना, आपके पास ये जो ए अल्फा तो जीरो के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि कंपोनेंट्स है ना वेक्टर के। तो आपके पास ये क्वांटिटी जीरो के बराबर हो सकती है जो ब्रैकेट्स में आ रही है। सर ये जीरो के इक्वल क्यों है? क्योंकि राइट हैंड साइड पे जीरो आ रहा है आपके पास, तो इन दोनों में से कोई एक नंबर तो जीरो के बराबर होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि x, अब ये इसको ऐसे समझे, 5 इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है कि 5 तो जीरो हो नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री को जीरो लेंगे। ठीक है, यस तो आपने क्या किया, इस पूरी टर्म को जीरो के बराबर ले लिया, ई अल्फा को इधर कर लें, मतलब दोनों को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। आपके पास ये चीज बन गई है। अब ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं, ये मैं फिर वेक्टर साइन लगा देता हूँ। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें कि ये वेक्टर साइन नहीं, इनके ऊपर बार्स ही आएंगी। सो इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इसके 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 बेसिस वेक्टर्स। ठीक है, ये सो ये ऊपर तो वेक्टर है। यहाँ पर हाँ आएगा। ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ बेसिस ट्रांसफॉर्मेशंस। अच्छा, अब आप एक चीज बस आपको ज़हन में रखनी है, वो ये के वो ये के ये कंपोनेंट्स वाला लॉ नहीं है। मैं अब यहाँ पर दोनों लॉज लिख रहा हूँ और आप एक दफा उनके फर्क देख लें। वेक्टर के कंपोनेंट्स को मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्म किया था, ए बीटा बार अल्फा ए अल्फा, और मैं बेसिस को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने कंपोनेंट्स को कॉन्ट्रावेरिएंट लिया है, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैं बेसिस ले रहा हूँ वो कोवेरिएंट ले रहा हूँ। ये देखें, हमने हमने इंटेंशनली डिफाइन नहीं किया था, हमारे पास ये लॉज ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म। हाँ देखें ना, मैंने यहाँ पर मेरे पास अगर कंपोनेंट कॉन्ट्रावेरिएंट है तो मेरे पास जो जो बेसिस वेक्टर है वो कोवेरिएंट है। ठीक है, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑपोजिट होती है, ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो इसीलिए जब मैं किसी वेक्टर को लिखता हूँ ना ऐसे, तो मैं हमेशा उसको ऐसे लिख रहा होता हूँ, ए अल्फा ई अल्फा। आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक किसी भी जगह पर उसको ऐसे नहीं लिखा। मैं हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, ना ही मैं इसको ऐसे लिखूंगा। एक को सर आप कॉन्ट्रावेरिएंट ले रहे हैं। हाँ, ये आपको ऑपोजिट लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, बस मैं एक छोटी सी एग्जांपल करवा दूं इसकी, फिर हम इसको वाइंड अप कर देते हैं, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। सर अब यही क्वेश्चन इसी में ना करवा दूं, एक एग्जांपल करवानी मैंने आप लोगों को, ये एक एक्स्ट्रा के बेसिस ट्रांसफॉर्मेशंस की। जी सर। लास्ट होगी।
हाँ लास्ट होगी, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर दूसरे लेक्चर में बस छोटी सी एक दो चीजें हैं। उसके उस लेक्चर में मैंने आज कुछ भी नहीं रखा हुआ, सिर्फ एक दो छोटी छोटी बातें हैं। उस लेक्चर को मैंने बहुत शॉर्ट किया हुआ है। और सर क्विज क्विज शॉर्ट है है? आज, क्विज तो है ना। सर शॉर्ट है? क्विज बहुत शॉर्ट है, मतलब क्विज का सोल्यूशन तो 3-3 लाइनों का है, लिटरली 3-3 लाइनों का है। अब आई हैव नो आइडिया कि आप लोग कितना टाइम उस पर लेंगे। हाँ लेकिन आज मैं क्विज का पैटर्न थोड़ा सा तब्दील करूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा आज, चूंकि आप लोगों से डिस्कशन के बाद मैंने अभी सोचा है, अब मैं क्विज का पैटर्न आज थोड़ा सा तब्दील करता हूँ। मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ और मैं आपको साथ साथ आप लोगों ना उसी तरीके से क्विज करते हुए मुझसे डिस्कस करते रहें। आप लोगों ने आधे घंटे में उस क्विज को निपटाना है हर सूरत। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी मैं आपको साथ साथ ना इसी तरह व्हाइट बोर्ड पे समझाता रहूंगा कि इसको ऐसे लेके चलें, आप इसको आगे ऐसे करें। मैं क्विज का पैटर्न तो ताकि, क्योंकि आपका ना होमवर्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्विज से रिलेटेड है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाए चीजों की। अच्छा चले हम एक छोटी सी मिसाल करते हैं इस लेक्चर का। जो बाकी हिस्सा है ना इस लेक्चर के, वैसे तो अभी भी इसका एक हिस्सा और रहता है, लेकिन वो मैंने असल में आपको दे दिया है होमवर्क प्रॉब्लम के तौर पर। तो वो आप खुद भी वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं समझ आएगी तो मैं वो ट्यूटोरियल में करवा दूंगा। वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ, वो जो मैं इसका हिस्सा स्किप कर रहा हूँ। अच्छा अब हम ना, अब हम एक एग्जांपल ये लेते हैं कि आपके पास ये फ्रेम्स हैं, ये एस फ्रेम है, ये एस बार है, और ये फ्रेम राइट की तरफ जा रहा है विद रिलेटिव वेलोसिटी v। यानी कि इसमें जो बूस्ट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो अब हम कर ये रहे हैं कि अब इसके लिए वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं, लैम्डा बीटा बार अल्फा गामा माइनस गामा वी। अब मैं इसको ना C1 ले रहा हूँ, तो अब प्लीज इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये बीटा जो है वो वी के बराबर है। वो वैसे में, वरना आपको खुद भी बहुत कंफ्यूज करेगा आगे जाके। ये चीज आ गई। और यहाँ पर हमने डिफाइन कैसे किया है, जब हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं तो यूजली हम इस तरीके से साइन लगाते हैं। ये डेफिनेशन, ये इसका मतलब ये होता है मैथमेटिक्स में कि ये डेफिनेशन है। कॉलन लगा के आगे इक्वल का साइन। अब हम वेक्टर ले लेते हैं, कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर किसी फ्रेम ओ में 5002। अब आपने इसके कंपोनेंट्स को पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर बेसिस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब कंपोनेंट्स को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपको कंपोनेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि आपने A0 कैलकुलेट करना है। कंपोनेंट्स, और पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंपोनेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ये था कि A अल्फा बार इज इक्वल टू अल्फा बार बीटा A बीटा। ठीक है। इंडस हो सकता है मैंने पहले कुछ और लिखे हो, कुछ और लिखूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। 0 बार कैलकुलेट करना है, ये चीज बराबर आ जाएगी 0 बार 0 ओप्स और A0, लैम्डा 0 बार A1 1, लैम्डा 0 बार 2 A2, लैम्डा 0 बार 3 A3। अब आपके पास लैम्डा 0 बार 1 किसके बराबर होता है, यहाँ इस मैट्रिक्स से चेक कर लें। वो बराबर होगा ट्रांसफॉर्म का पहला कंपोनेंट होगा। ट्रांसफॉर्म का पहला कंपोनेंट यानी कि वो गामा है, और वेक्टर का पहला कंपोनेंट क्या है 5, दूसरा कंपोनेंट माइनस गामा v, इसका दूसरा कंपोनेंट 0, फिर 0 फिर 0। ये चीज बन गई। तो ये चीज किसके बराबर आ गई, A0 बार 5 गामा के। फाइव गामा, ये 0 हो गया, ये वैसे ही 0 है। ठीक है, ठीक है। जी सर। अच्छा इसी तरीके से बाकी कंपोनेंट्स निकाले जा सकते हैं। निकाले जा सकते मैं अब उनके आंसर्स लिख देता हूँ, ये मैंने सोल्यूशन जब नोट्स में काफी डिटेल से किया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है ये आप लोग कर सकते हैं। -5 v गामा आ जाएगा, और A2 बार जो है वो 0 आ जाएगा, A3 बार वो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होंगे।
नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला। आई थिंक मैंने एक मिस्टेक कर दी है, सॉरी, ये चेंज नहीं, तो अगर ये चेंज नहीं होंगे तो फिर ये अगर यहाँ चेंज अगर सर नहीं होंगे तो फिर उसको इक्वली लिख देंगे सर हम। तो ये चीज आ जाएगी, हाँ सॉरी, ये उसके बराबर आएंगे। ठीक है, जी सर। तो अब आपके पास 3 वाला चेंज नहीं होगा क्या? 3 वाला तो 0 है इधर भी, वो इधर भी 0 है। क्योंकि 3 वाला क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि आपका फ्रेम एक्सेस एक्सेस में मूव कर रहा है, वाई में नहीं कर रहा, एक्स और जी में कर रहा है सर। एक्स में कर रहा है सिर्फ। जी तो वैसे ही आपको 2 दिया हुआ है ना उन्होंने शुरू में, तो 2 तो 2 ही रहा, उसको हमने तब्दील नहीं किया। तो अब आपके पास वेक्टर ए क्या बन गया किसी नए फ्रेम में जाके? हाँ जी, ये आपके पास नया वेक्टर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम बेसिस की बात कर लेते हैं कि ओ बार में बेसिस वेक्टर्स क्या होंगे। बेसिस के लिए पहले ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिख देते हैं कि अल्फा बीटा बार अल्फा ये चीज इसके बराबर है। अच्छा अब आप ऐसा करें, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं कि अगर आपने E0 कैलकुलेट करना है तो 0 बार 0 0 बार प्लस 1 बार 0। ये बड़ा ध्यान से जरा आपको देखना पड़ेगा कि मैं भी कोई गलती ना कर दूं और आप लोग भी मतलब समझ आ रही हो। ये मैं सिर्फ इनकी नोटेशन इंसर्ट कर रहा हूँ। ओप्स, यही बात कर रही थी आप? ठीक है सर, समझ गई। ये चीज अब देखें ना। अच्छा अब आपके ज़हन में शायद एक सवाल ये उठ रहा होगा, मैंने वेक्टर अपना ओ में डिफाइन किया और मैं यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज इंसर्ट करूंगा ये मैं वो वैल्यूज इंसर्ट करूंगा जो मैंने ओ बार में ले रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि 0 भी इसके बराबर है और ये भी इसी के बराबर है। जी सर, दोनों सेम ही है। हाँ लेकिन वो जब किसी और फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे होंगे फिर डिफरेंट आएंगी। तो लेमडा है वो बारीक जी सर E0 वैल्यू 1001 क्यों है? हाँ, अल्टीमेटली 0 होना चाहिए। नहीं इसके अपने फ्रेम में तो इसकी वैल्यू इसी के बराबर आएगी ना। हाँ सॉरी 0 आनी, ठीक है ठीक है। जी सर, ये बात। अब ये नंबर आपको पता है गामा के बराबर होता है और ये तो E0 ही रहना है। ये नंबर अभी आपको पता है कि ये माइनस वी गामा के बराबर होता है बाकी दोनों 0। और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सो असल में आपके पास E0 आ गया गामा E0 माइनस वी गामा E1। इसी तरीके से जब आप E1 निकालेंगे तो आपके पास आएगा माइनस, ये मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर डिटेल से की हुई है कैलकुलेशन, प्लस गामा ये चीज के बराबर आएगी। और जो बाकी दोनों कंपोनेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, अब आपने असल चीज नोट कर ली है, वो ये के कहाँ पे सर हम 0 0 कह रहे थे, यहाँ पे हाँ उसके इक्वल अब मैं वही चीज करने लगा हूँ यहाँ पर कि फ्रेम ओ में ये नंबर आ रहा है 1000 और ये नंबर आपके पास आ रहा है 0100। ये नंबर आपके पास आ रहा है 00010। लेकिन दूसरे फ्रेम में जाके अभी क्या चीज बन गई है, E0 बार
फ्रेम ओ बार में आपके पास गामा माइनस वी गामा 0 0 माइनस वी गामा गामा 0 0 0 0 1 0 क्लियर? जी क्लियर है? Yes, पंखे की आवाज आ रही है। आई थिंक ये आपके सी का माइक ऑन था मेरे घर में, मैं तो काफी खामोश जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो इस तरीके से अब तो नहीं आ रही आवाज आपको? नहीं सर, आप क्लियर है। इस तरीके से इसके कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं और इस तरीके से इसके बेसिस वेक्टर्स। अब आपने एक होमवर्क के तौर पर एक काम करना है, मैंने होमवर्क में प्रॉब्लम डाली नहीं है, लेकिन ये अब आपने चेक लाजमी करना है कि क्या ए अल्फा सॉरी अभी आपने मुझे बताना है अगले ट्यूटोरियल में या किसी भी वक्त कि क्या ये दोनों नंबर्स बराबर हैं आपके पास। ये असल में फ्रेम ओ में है और ये चीज फ्रेम ओ बार में है। अब हमने ये चेक करके मुझे बताना है कि क्या ये दोनों नंबर आपको सेम रिजल्ट देते हैं या नहीं देते। सर ये मेरे ख्याल में अब आप कर सकते हैं बहुत इजीली चेक। कि कोई क्वेश्चन इसमें? क्विज जो होगा वो असल में ट्यूटोरियल से रिलेटेड भी और किसी हद तक वो ज्यादातर वो ट्यूटोरियल से रिलेटेड है। अब असल में वो इंडेक्स नोटेशन से रिलेटेड है तो उसमें मिक्स ही कॉन्सेप्ट्स हैं। सर ये ओ बार वाला पार्ट दोबारा रिपीट करते हैं। हाँ, ओ बार वाला दोबारा पार्ट कौन से वाला? ये वाला? यही यही अब देखें ये तो पता लग गया ना आपको कि ये मैंने ये इक्वेशंस कैसे निकाल ली हैं ये। यस तो अब यहाँ से देख लें ई नॉट का जो पहला कंपोनेंट है वो ई नॉट बार में क्या आ रहा है गामा, मैंने वो गामा यहाँ पर लिख दिया। फिर आ रहा है माइनस वी गामा, वो मैंने यही लिख दिया, बाकी दोनों कंपोनेंट 0 हैं। इसी तरह E1 में पहला कंपोनेंट आ रहा है माइनस वी गामा, दूसरा आ रहा है प्लस गामा और बाकी दोनों 0 हैं। E2 और E3 तो चेंज ही नहीं हुए तो वो एज इट इज रहने दीजिए। ठीक आई समझिए, दोबारा बताऊं मैं? नहीं अगर देख लें अगर नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जी जी सर आपने कहा था कि 4/4 की मैट्रिक्स को 1/4 के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर बट मुझे नहीं लगता कि कर सकते हैं। अच्छा चेक करते हैं। ये सर जो आपने पहला पार्ट उसका करवाया था ना सर, उसका ऑर्डर वो सेम नहीं था सर। चलें एक मिनट चेक करते हैं। 4x1 और 4/4 की मैट्रिक्स को 1/4 की मैट्रिक्स के साथ। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। हो सकता है, आप ठीक कह रहे हो। इसकी जो सर राइट साइड थी ना वो कर सकते थे हम। अच्छा यानी कि लेट्स सपोज बी और सी को और यानी कि ये चीज मैंने लिखी थी। ए और सी अच्छा यानी कि हम पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें। सी को भी कर सकते आप ये करेंगे पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर उस ए बी को सी से मल्टीप्लाई करें। सर ए और बी भी नहीं होते मल्टीप्लाई। ए और बी भी नहीं हो सकते सर मल्टीप्लाई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। देख लें बी और सी को साथ में। इसमें ऑर्डर का इशू है। एक मिनट लेट मी चेक। बी और सी हो सकते हैं। वो बी और सी हो सकता है। नहीं अब बी और सी हो सकते हैं ना मल्टीप्लाई। सर नहीं सर बी नहीं हो सकते। सॉल्व कर रहे हैं बी और सी भी नहीं हो बी सकते। और सी हो सकते हैं सर।
बी और सी हो सकते हैं, मैंने शुरू में उस वक्त यही बात की थी। बी और सी हो सकते हैं, इनका ऑर्डर सेम है। बी और सी को सॉल्व करते हैं। हाँ मैं अभी वो एक मैं चेक कर रहा हूँ, अभी हम चेक कर लेते हैं, कोई कैलकुलेटर निकालता हूँ ऑनलाइन। मेरे पास असल में इस वक्त मैटलैब ओपन नहीं है, वरना मैं आपको उस पर दिखा देता। हम ऐसा करते हैं ना, अभी चेक कर लेते हैं। ये सर चेक कर लेते सर, ये ना सो हमने 4x4 के मैट्रिक्स को आप 4x4 के मैट्रिक्स को 4x1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी सर उसको कर सकते हैं, लेकिन वो बनेगा सर अच्छा 1 चलें, 4 एक बनेगा। काम करते हैं, मैं आपके साथ एक स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, तो आप देखें जरा 1 मिनट। मैं ना आपके साथ अपनी विंडो शेयर करता हूँ। एंटायर स्क्रीन शेयर। ये आपको ये वेबसाइट नजर आ रही है, मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है, जिसमें ये मुझे कह रहा है इन मैट्रिक्स ए इनपुट, मैट्रिक्स बी इनपुट। शो हो रही है। अच्छा चले हम यहाँ पर ला लिख देते हैं, यहाँ पर 1 1 कोई भी नंबर लिख देते हैं हम। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपको क्या दे रहा है? ओके तो ये 2/4 का मैट्रिक्स आ गया। हाँ ये आपको दोबारा से, अच्छा ये 4x1 का आ गया, अब हम इसे 1/4 से मल्टीप्लाई। ओ आई सी, ठीक है ठीक है, मैंने जी सर यही शो, गॉट इट। ये हो सकता था। गॉट इट। वो फिर ये है कि हम कोवेरिएंट को रो वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, सॉरी कोवेरिएंट को कॉलम से कर रहे हैं, और कॉन्ट्रावेरिएंट को रो वेक्टर से। यस सर। ऐसे है। जी सर वो चेंज हो जाता हाँ हम कोवेरिएंट को रो वेक्टर, सॉरी कोवेरिएंट को कॉलम वेक्टर कह रहे हैं, और कॉन्ट्रावेरिएंट को रो वेक्टर। तो ये है ना कि रो वेक्टर पहले आएगा और कॉलम वेक्टर बाद में। अब आपको ये भी स्क्रीन नजर आ रही होगी, असल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं, 1 मिनट। तो ये सॉल्व हो सकता ये है। हो सकता है सॉल्व, आप ये कह रहे हैं। यस सर, बिकॉज़ बी और सी पार्ट सेपरेट सॉल्व करते हैं तो वो अच्छा यानी कि अगर अगर लेकिन अगर हम ये वाला काम करेंगे 4x1 और 4x4 और 1/4, ये वाली का आप कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता, यही चीज कह रहे हैं ना आप लोग? अच्छा ये सर ये नहीं हो चले मैं एक सकता। दफा, हाँ मेरा ख्याल है आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा मिक्स कर गया था चीजों को। चले हम एक दफा चेक भी कर लेता हूँ मैं। सर इसका सर आसान मेथड ये है, अगर दो मैट्रिक्स ने उनके ऑर्डर लिखे, अगर वो सेंटर वाले सेम हो जाए तो फिर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हाँ ये नहीं अगर उसके मल्टीप्लाई ऑर्डर होंगे, सेम ठीक नहीं है, सही कह रहे हैं आप। ये कह रही थी मैं। हाँ ठीक है। वो फिर मामला यही है, वो मामला ना ये है कि ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, अब आ रही है ना नजर स्क्रीन? सर सो वो मामला फिर ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर की, सो जो आपका कॉन्ट्रावेरिएंट है वो है आपके पास रो वेक्टर, और जो कोवेरिएंट है वो है कॉलम, वरना वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मसला आता है। गॉट इट। जी सर। ठीक है ठीक है, आप लोग सही कह रहे हैं। सर लेक्चर
5 में भी सेम प्रॉब्लम है। मैंने उसके अच्छा नहीं, अच्छा वहां पता है वहां पर बात क्या है, वहां पर मैं सिर्फ डेजिग्नेट कर रहा हूँ, वहां पर हम चूंकि इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं ना कर रहे तो वहां पर फर्क नहीं पड़ता। वो अगर हम इनको एक दफा डेजिग्नेट कर देना यहाँ पर, तो वो फिर हम कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे ख्याल में नोटेशंस को आगे पीछे हम नंबर्स को आगे पीछे करके शायद कर सकते हैं। आ, वो फिर हमें इस तरीके से करना पड़ेगा कि ये जो ए बीटा है ना, ये ई अल्फा के बाद आए। अगर आपने वो नोटेशन यूज करनी है ना जिसमें आपने कॉन्ट्रा वेरिएंट को कॉलम का है और को वेरिएंट को रो का है, फिर आपके पास चीज ये बननी चाहिए कि ई अल्फा के बाद ए बीटा आए। ये किया जा सकता है। तो पहले वाले सर आपको अगर सही, पहले वाला अगर सही हो तो फिर कह सकते थे हम हाँ कॉन्ट्रा वेरिएंट को कॉलम फिर कह सकते। हाँ फिर आपको ये चीज करनी पड़नी है अगर मैं पहले वाली नोटेशन चूज करता हूँ तो। ठीक है, वो जो मतलब जो लेक्चर 5 में मैंने इसको कहा है ना, लेक्चर 5 में मैंने काउंटर वेरिएंट को कॉलम वेक्टर का है, वो कह सकते हैं, लेकिन फिर इस टर्म के अंदर आपके पास इस तरीके से नंबर आने चाहिए, क्योंकि उस डेजिग्नेशन के मुताबिक ये टर्म गलत है, उस डेजिग्नेशन के मुताबिक हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ओके सर। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। डिफाइन आप जैसे मर्जी करें, मतलब ये रूल नहीं है कि आपने काउंटर वेरिएंट को कॉलम कहना है या काउंटर वेरिएंट को रो कहना है, ये रूल नहीं है। ये हमारी क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि हम इसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारी मतलब हमारी जो प्रॉब्लम जिसमें हम काम कर रहे हैं वो डिसाइड करेगी। हमें फ्री हैंड है अलबत्ता। लेकिन ये जो हमने ये काम किया इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें हमारा जो काउंटर वेरिएंट है वो रो वेक्टर है और जो कोवेरिएंट वेक्टर्स हैं वो कॉलम वेक्टर्स हैं। यहाँ हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है।